जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखें हमारे पास सी अर्चिन आता कहां पर है। तो अब आप समझिएगा, जैसे आज आपने अभी ये ध्यान सुनिएगा, ये हमारे पास क्या था, दैट इज व्हाट अ सीलोब्लास्टुला। सीलोब्लास्टोम में आपने देखा कि हमारे पास जब गैस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, तो गैस्ट्रेशन स्टार्ट होने पर हमारे पास इनफोल्डिंग डेवलप हुई। इनफोल्डिंग डेवलप होने की वजह से आपने देखा कि हमारे पास ये पॉइंट जहां से इनफोल्डिंग हुई थी उसे आपने ब्लास्टोपोर बोला। दैट इज व्हाट अ ब्लास्टोपोर इज, राइट। यहां पर हमारे पास ब्लास्टोपोर है। और अगर आप ब्लास्टोपोर को ध्यान से देखें तो मैंने आपको क्या बताया था, इट विल गिव राइज टू न्यू कैविटी, जिसे आपने आर्केंट्रॉन बोला। और आर्केंट्रॉन किस में डेवलप होती है, जीआईटी। आर्केंट्रॉन क्या ला कर देती है, जीआईटी। और जीआईटी के दो पार्ट होते हैं, दो ओपनिंग होती है, वन इज नॉट माउथ एंड इज नॉट एनस। डायस्टिक ट्रैक्ट के दो ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस। अब सुनिएगा ध्यान से, जब बायलेटरल इंडिविजुअल को हमें डिवाइड करना है, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम, तो किसके बेसिस पर हमने इनको डिवाइड किया, तो सुनिएगा, अगर ब्लास्टोपोर माउथ बना रहा है, क्या बना रहा है ब्लास्टोपोर, क्योंकि आर्केंट्रॉन, ये मान लीजिए आर्केंट्रॉन आपको जीआईटी दे रही है, तो ब्लास्टोपोर एक ओपनिंग नजर आ रही है, दिस व्हाट ओपनिंग इज, यहां पर देखिए ये ब्लास्टोपोर, ये ओपनिंग नजर आ रही है। तो हम ये देखना चाहते हैं ब्लास्टोपोर क्या बना रहा है। अगर ब्लास्टोपोर माउथ बना रहा है, देन द एग्जांपल ऑफ प्रोटोस्टोम। और अगर वही ब्लास्टोपोर हमारे पास एनएस बनाकर दे रहा है, एंदर ओपनिंग द एनएस, तो हम क्या बोलेंगे, एग्जांपल ऑफ ड्यूटेरोस्टोम। तो प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम को अगर हमने बायलेटरल इंडिविजुअल को डिवाइड किया है, किसके बेसिस पर किया है, ध्यान सुनिएगा, अगर हमने बायलेटरल को डिवाइड किया तो हमने किस बेस किया है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हमारे पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरह से होता है, उसके बेसिस पर आपने प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम बोला। परफेक्ट एग्जांपल क्या होता है, if the blastopore develops mouth first, it is protostome. If the blastopore develops the anus, it is deuterostome. That is the difference. और ड्यूटेरोस्टोम में अगर आप चलें तो वी हैव द परफेक्ट एग्जांपल, देयर आर टू, वन इज नॉट इकाइनोडर्मिड एंड इज नॉट कॉर्डेट, बोथ आर द फाइलम और द फाइलम। इकाइनोडर्मिड का परफेक्ट एग्जांपल क्या है, सी अर्चिन। आप जब हमने बोला द डेवलपमेंट इन सी अर्चिन, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट हियर द इकाइनोडर्मिड। ओके, जैसे कि अगर मैं बोलूंगा डेवलपमेंट ड्रोसोफिला, तो आई एम टॉकिंग अबाउट आर्थ्रोपोड। मैं बोलूंगा डेवलपमेंट सी एलिगेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट निमेटोड्स। हम इस तरह से चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेवलपमेंट इन द सी अर्चिन और डेवलपमेंट इज द इकाइनोडर्मिड। यहां तक आइडिया आ रहा है हम क्या करने जा रहे हैं। Yes, सी अर्चिन किसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है सी अर्चिन, sir. आप समझिएगा, अगर हम इकाइनोडर्मिड की बात करते हैं, इकाइनोडर्मिड्स आर एक्वेटिक एंड मोस्टली आर मैरीन। ये मैरीन इनवर्टिब्रेट है। तो चलिए जरा इकाइनोडर्मिड की एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके सामने जो आप देख रहे हैं, दिस व्हाट द सी अर्चिन। आउटसाइड जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर, वो मैरीन एनवायरनमेंट है और इसे एनलार्ज करके दिखाया गया है। इट इज नॉट स्मॉल बट एनलार्ज करके आपको दिखाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बाहर निकलता हुआ आप देख रहे हैं, दीज आर द स्पिक्यूल्स, राइट। तो ये स्पाइनी है फॉर द प्रोटेक्शन। तो देखिए, मुझे अगर इकाइनोडर्मिड को यानी सी अर्चिन को एक वर्ड में डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूंगा, और मैं बोलूंगा स्मॉल स्पाइनी मैरीन इनवर्टिब्रेट इकाइनोडर्मिड, ये यहां पर मिल जाएगा। अच्छा, आपको क्या बताया था, जब भी आप किसी भी इंडिविजुअल को पढ़ोगे तो आपको उसका एग डिफाइन करके देना होगा। और जब हम एग डिफाइन करना चाहते हैं तो देयर इज अ वे टू डिफाइन द एग। कैसे डिफाइन करने का तरीका बताया था, पहला फर्स्ट होता है कंसल्टेशन वाइज, कंसल्टेशन ऑफ यॉर्क, फिर देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क, देन द टाइप ऑफ क्लीवेज इट हैज, एंड फाइनली द रोटेशन। तो आप में से मुझे कोई बता सकता है व्हाट, हाउ कैन बी डिफाइन द सी अर्चिन एग। Micro ISO. ओके, Video. कंसल्टेशन वाइज माइक्रो आइसो। मैंने आपसे बोला था ये टिप्स पर होने चाहिए। आप अगर पुराने वीडियो अगर अपलोड हैं, ध्यान से देखिएगा, मैंने हमेशा पहले एग दिखाया है और एग में क्या चेंज आ रहे हैं सिस्टमेटिकली दिखाया है। अगर इस तरह से चलेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रह पाएगा। तो अगर हम कंसल्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन जाए तो माइक्रो आइसो आएगा, और लेकिन अगर टाइप पर जाए कौन सा क्लीवेज हो रहा है, तो माइक्रो आइसो में कौन सा क्लीवेज होता है, Holoblastic equal. होलोब्लास्टिक इक्वल। तो हमारे पास एग हो जाएगा माइक्रो आइसो होलोब्लास्टिक इक्वल। रोटेशन कौन सा आएगा, Radial. रेडियल। तो अगर आपको इतना अगर क्लियर है, अगर आप ऐसे समझ पाएंगे, तो यहां पर देखिए ये आपका स्मॉल स्पाइनी जो बोला था, माइक्रो आइसो होलोब्लास्टिक इक्वल रेडियल। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहां पर आपको क्या बताया, ये मैरीन इनवर्टिब्रेट है, तो फर्टिलाइजेशन कहां होगा, एक्सटर्नल। ओके, वी हैव द फर्टिलाइजेशन विल बी एक्सटर्नल।
और therefore the development will be external. आपको लार्वा याद होना चाहिए, लार्वा इज व्हाट, द प्लूटियस, राइट? तो नॉर्मली इकोनोडर्मेट का लार्वा, सी अर्चिन का लार्वा प्लूटियस होता है. Now the first topic that we are going to discuss in the sea urchin is what, fertilization. So let's start with the fertilization part. जब भी फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो देखिए हमारे पास फर्टिलाइजेशन कहां होने जा रहा है, एक्सटर्नल. और आज किसकी बात करें, सी अर्चिन. सी अर्चिन किसमें, मैरीन. इसका अंदर फर्टिलाइजेशन कहां होगा, सी वाटर, एक्सटर्नल. तो हमने क्या किया, हियर वी हैव वन पर्टिकुलर सी वाटर, राइट? तो आप अगर ध्यान से देखिए तो हमने यहां पर ये सी वाटर का ब्लॉक बना दिया है, ये सी वाटर है. ओके, अब हमारे पास क्या होगा, हियर दिस व्हाट, हियर से द मेल, हमारे पास मेल है. मेल में क्या होंगे, टेस्टिस, और टेस्टिस में हमारे पास मेल गैमीट, स्पर्म प्रेजेंट है. अब ध्यान सुनिएगा, मेल में टेस्टिस, टेस्टिस में हमारे पास स्पर्म प्रेजेंट है. तो अगर मान लीजिए हम मेल में टेस्टिस और स्पर्म की बात करें तो ध्यान सुनिएगा, हियर द स्पर्म्स आर नॉन मोटाइल. प्लीज लिसन केयरफुली, एक ही वर्ड पर अब ध्यान देना. मैंने आपसे बोला है डेबाय में डायरेक्ट क्वेश्चन उतरते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट क्वेश्चन तभी आप समझ पाओगे जब एक ही वर्ड पर हमने ध्यान दिया हो. तो अगर आप मेल में देखो तो मेल में जो स्पर्म्स हैं दे आर नॉन मोटाइल. इसका मतलब मेल में टेस्टिस में अगर आप स्पर्म देखो उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता, बिकॉज हियर द पीएच इज व्हाट, 7.2. तो टेस्टिस की पीएच कितनी है, 7.2. Now, for fertilization, the male will release sperm outside. और outside हमारे पास क्या है, sea water. So now the male release sperm outside here in the sea water. तो आप देखें तो यहां पर sperms को यहां पर रिलीज कर दिया गया. ओके, ये sperms बाहर आ गए. अब ये मेल के टेस्टिस से बाहर आ गए, कहां पर आ गए, सी वाटर में. और इफ यू सी द सी वाटर पीएच इज व्हाट, 7.6. So there is a change in pH. If they were remain in the male testes, ध्यान सुनिएगा, if will remain in the male testes where the pH is what, 7.2, now released into the sea water, listen carefully now released in the sea water where the pH is 7.6, so there is a change in pH from 7.2 to 7.6. And remember this change in pH, ध्यान सुनिएगा मैंने क्या वर्ड बोला, ये सब आपको आगे लिखा मिलेगा. दिस चेंज इन पीएच एक्चुअली एक्टिवेट वन पर्टिकुलर प्रोटीन, द डायनिन एटीपेज, राइट, प्रेजेंट इन द स्पर्म टेल रीजन. तो स्पर्म टेल में जो डायनिन एटीपेज है वो एक्टिवेट हो जाएगी. तो अगर आप समझिए, जब तक मेल के टेस्टिस में स्पर्म प्रेजेंट थे वो नॉन मोटाइल थे, बट वंस द स्पर्म्स आर रिलीज आउटसाइड एक्सटर्नली, दे बिकम मोटाइल. उनमें मोटिलिटी आ जाएगी, दे बिकम मोटाइल, यानी अब वो मूव कर सकते हैं. प्लीज लिसन केयरफुली, नाउ दे कैन मूव, स्पर्म्स कैन मूव. क्यों, क्योंकि टेल में मूवमेंट आ रहा है. और टेल में मूवमेंट क्यों आ रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे हमने इस प्रोटीन का नाम दिया, दैट इज व्हाट, डायनिन एटीपेज, इसको ध्यान रखेंगे. सो ध्यान रखना, सी अर्चिन या सी एलिगेंस जो डेप बायो में जो क्वेश्चन पार्ट सी में आते हैं वो ऑलवेज स्टेटमेंट फॉर्म में आते हैं. ये जो मैं आपसे सब बोलता जा रहा हूं ये आपको यहां लिखा मिल जाएगा, एवरीथिंग इज रिटन हियर. ये जो मैं बोल रहा हूं ये देखिए यहां से ये सारा वही है. देखिए जैसे यहां पर देखिए तो पीएच कितनी होती है, सी वाटर वंस रिलीज, तो पीएच क्या हुआ, चेंज इन पीएच, कौन एक्टिवेट हो गया, राइट, एवरीथिंग इज देयर. तो परेशान मत होइएगा, एवरीथिंग इज रिटन. आप पॉइंट फॉर्म को लिख सकते हो, ये मेरा समझाने का काम है, मैं समझा रहा हूं. बट अगेन आई वांट टू रिमाइंड द थिंग्स, स्टेटमेंट वाइज आते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए. पता नहीं क्वेश्चन कहां से बनकर आ जाए, मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं आपको सब कुछ देना चाहता हूं. केवल यूट्यूब पर जो होते हैं उन्हें पता होता है, तो बोलते हैं क्वेश्चन यहीं से आएगा. मुझे नहीं पता, मैं आपको सब कुछ पढ़ा देता हूं. सो नाउ अब अगर आप ध्यान समझे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अब स्पर्म में मूवमेंट आ रहा है. ध्यान समझिए, स्पर्म में मूवमेंट आ रहा है, बट प्लीज रिमेंबर द नेक्स्ट वर्ड, दे आर डायरेक्शनलेस. दे आर व्हाट, डायरेक्शनलेस. डायरेक्शनलेस का मतलब क्या होता है, डायरेक्शनलेस का मतलब होता है कि दैट मींस दे कैन मूव इन एनी डायरेक्शन. जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको यहां पर एरो बनाकर दिखाया हुआ है, दे कैन मूव इन एनी डायरेक्शन. मतलब क्या होता है, सी हियर, यहां पर जैसे हमने ये देखा, हियर मैं डायरेक्शन बना रहा हूं, दे कैन मूव एनी डायरेक्शन, दे आर डायरेक्शनलेस, दे कैन मूव बट डायरेक्शनलेस. ये स्पर्म्स की बात थी, ये मेल गैमीट की बात थी. नॉट टॉक अबाउट द फीमेल्स हियर. जब हम फीमेल की बात करेंगे, द फीमेल रिलीज एग आउटसाइड हियर इन द सी वाटर, तो यहां पर हमने एग को रिलीज होता हुआ देखा. सो दीज आर व्हाट, एग्स व्हिच आर नाउ रिलीज्ड. बट प्लीज अब जरा, जब फीमेल जब एग को रिलीज करती है तो जरा एग को ध्यान से देखिए. एग क्या होती है, जस्ट लाइक अ सेल.
एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे आप? द उलेमा, राइट? यहां पर हम क्या वर्ड बोलेंगे? द उलेमा। उलेमा क्या होती है? एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज व्हाट रेफर्ड एज द उलेमा। लेकिन क्या एग ऐसे ही रिलीज कर दिया जाएगा? नो, आउटसाइड द एग यू हैव वन पर्टिकुलर लेयर एंड दिस लेयर इज व्हाट रेफर्ड एज, ध्यान समझिएगा, वाइटलाइन मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया इसे? वाइटलाइन मेम्ब्रेन। सो आउटसाइड द उलेमा यू हैव द वाइटलाइन मेम्ब्रेन। एक एक वर्ड को ध्यान सुनना। आउटसाइड द एग यू हैव द वाइटलाइन मेम्ब्रेन एंड देन आउटसाइड द व्हाट, द वाइटलाइन मेम्ब्रेन you have here very viscous, very thick substance and that is what referred as egg jelly। यहां पर हमारे पास very viscous thin egg jelly यहां पर प्रेजेंट होगी। ओके, तो अब अगर आप देखिए तो मैं यहां पर वेरी विस्कस एग जेली बना रहा हूं। दिस व्हाट द एग जेली, हियर द एग जेली इज देयर लाइक दिस व्हाट द एग जेली, राइट? दिस व्हाट एग जेली इज अ विस्कस सब्सटेंस, राइट? और अब अगर अब चूंकि वाइटलाइन मेम्ब्रेन है तो सभी एग के बाहर हमें वाइटलाइन मेम्ब्रेन को भी दिखाना होगा। सो एवरी एग हैज इट्स ओन वाइटलाइन मेम्ब्रेन। यहां पर देखिए इस तरह से एग रिलीज कर दिए जाते हैं, वाइटलाइन मेम्ब्रेन से रिलीज कर दिए जाते हैं। चलिए जरा एग का स्ट्रक्चर समझ में आया, एग जेली क्या है, वाइटलाइन मेम्ब्रेन क्या है, उलेमा क्या है, एवरीथिंग इज क्लियर, Yes. राइट? अब जरा ध्यान सुनिएगा, सी हियर ऑल ऑफ यू नाउ। अब हमें जरा एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना होगा। जब भी हम एग जेली की बात करते हैं, फर्स्ट व्हाट इज द रोल ऑफ एग जेली? एग जेली क्या करती है? एग जेली क्या करेगी? Protection. तो अगर एग जेली की बात करें तो एक बार समझिएगा, द एग जेली इज हाईली विस्कस एंड द डिस्टेस्टफुल। तो पहले हमने क्या बोला? हाईली विस्कस। हाईली विस्कस का मतलब क्या निकलता है? देखिए, द गैमीट्स आर रिलीज हियर आउटसाइड इन द सी वाटर। गैमीट्स आर रिलीज आउटसाइड हियर इन द सी वाटर। सी वाटर में रिलीज कर दिए गए हैं। सी वाटर में रिलीज किया गया है, इसका मतलब क्या होगा? दे आर इन ओपन एनवायरमेंट एंड दीज आर द एग्स। ध्यान सुनिएगा, दीज आर द एग्स एंड दे आर रिलीज आउटसाइड इन द सी वाटर and that's why subjected to predation, क्योंकि as you know, right, the survivability, the very much survivability depends on what? The feeding, right? हमें फीड करना है, न्यूट्रिशन लाना है। और चूंकि सी वाटर में सी अर्चिन इज नॉट वेरी स्मॉल, यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ प्रीडेटर्स प्रेजेंट होंगे। प्रीडेटर्स कैन फीड द एग बिकॉज एग्स आर द न्यूट्रिशियस। ओके, सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस हॉस्टाइल एनवायरमेंट वी नीड द प्रोटेक्शन। ओके, सो एग जेली की बात करें तो एग जेली ने पहले क्या किया? अपने आप को विस्कस किया। विस्कस करने से क्या होगा? आप सुनते रहना। एग जेली हमारे पास क्या है? द फर्स्ट थिंग इज व्हाट? विस्कस। विस्कस होने का रीजन क्या निकलेगा? व्हेन देयर इज सी वाटर एंड बिकॉज ऑफ द विस्कस नेचर ऑफ एग जेली द एग्स कांट मूव अवे, क्योंकि हमारे पास सी वाटर में ऑलवेज सी करंट होती है, मूवमेंट होता है। अगर हमारे पास इनको एक जगह नहीं रखा गया, स्पर्म्स ऑलरेडी आर डायरेक्शनलेस और एग अगर एक दूसरे से ड्रिफ्ट कर जाएंगे बिकॉज ऑफ सी वाटर, तो फिर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल होंगे। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, देयर विल बी नो कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। सो द विस्कस नेचर ऑफ एग जेली अलाउ द एग्स टू बी रिमेन एट वन प्लेस। I repeat, viscous nature of egg jelly allow the eggs to be remain at one place। एक जगह पर बनाए रखना, एक जगह पर एग्रीगेट करके रखना, जिससे कि अगर स्पर्म्स आए तो दे विल हैव द फीमेल गैमेट फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो पहला पॉइंट आता है विस्कस से। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा हियर, राइट? व्हाट इज द यहां पर द टेस्ट। अगर आप एग जेली का देखें, हाईली डिस्टेस्टफुल, राइट? आप इससे समझिए, अगर एग हमारे पास जैसे गुलाब जामुन यानी रसगुल्ला है और वो उनको नीम के तेल में रख दो, तो भले ही जो गुलाब जामुन है दे आर व्हाट? स्वीट, बट अगर नीम के तेल में तो पहले नीम का तेल हमें स्वाद देगा, टेस्ट देगा। सिमिलर लाइक दैट, अगर हम एग को एंगल्फ करना चाहेंगे, कोई प्रीडेटर आता है एग को एंगल्फ करता है, द फर्स्ट थिंग दे आर गोइंग टू टेस्ट इज व्हाट? द एग जेली एंड इट इज हाईली डिस्टेस्टफुल। इन दैट केस द प्रीडेटर कांट एंगल्फ द एग, कांट ईट द एग। सो यहां पर एक प्रोटेक्शन भी आ रहा है, राइट? ये प्राइमरी फंक्शंस होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि एक जगह पर है और हमारे पास इनका प्रोटेक्शन बना रहा है। लेकिन एग जेली का ये प्राइमरी फंक्शन होता है, नॉट द मेजर फंक्शन। अब आपके सामने मेजर फंक्शन लाए जा रहे हैं। अब प्लीज लिसन केयरफुली, ध्यान सुनिएगा। मैंने आपको क्या बताया था? स्पर्म्स आर डायरेक्शनलेस। स्पर्म्स को कैसे पता चलेगा कि एग्स कहां पर हैं और हमें कैसे मूव करके जाना है? हाउ दे आर गोइंग टू बी गाइडेड, हाउ दे आर गोइंग टू रीच द नियर टू द एग टू परफॉर्म द फर्टिलाइजेशन?
तो इसीलिए समझिए, नाउ द मेजर रोल ऑफ एग जेली कम्स इन, एंड व्हाट इज इट? टू रिलीज कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल। अब जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, दीज आर द मेजर फंक्शन, रिलीज कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल। कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल इज व्हाट? रीसेक्ट। ध्यान सुनिएगा, कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल इज व्हाट? रीसेक्ट। It is actually 14 amino acid long peptide. How much? 14 amino acid long peptide. So अब आप ध्यान से देखें तो हमारे पास यहां पर here, यहां से एक मॉलिक्यूल रिलीज किया गया है जिसको आपने बोला दैट इज व्हाट? अ रीसेट, राइट? द रीसेट इज रिलीज्ड. So the priority, the primary function is what? A protection, but not the major function of the reset, major function of the egg jelly. The major function of egg jelly now comes in to release the reset. अब समझिए, near to the egg jelly the reset concentration is high, but as you move away the concentration decline, क्योंकि egg jelly release कर रही है. फिर समझ लीजिए reset किससे release किया? The egg jelly. The egg jelly will release the reset. तो हमारे पास ये reset का gradient develop हुआ है. This what a gradient is. ओके okay? अब समझिएगा, पहली चीज, रीसेट किसने रिलीज किया? एग जेली ने. एग जेली किसका पार्ट है? एग का. अब नाउ अगर हम रीसेट के रिसेप्टर की बात करें, लिसन केयरफुली नाउ, इफ यू टॉक अबाउट अ रीसेट रिसेप्टर, देन प्लीज रिमेंबर रीसेट रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यस, द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैविंग द रीसेट रिसेप्टर. द आर, दिस आर मींस व्हाट? द रिसेप्टर. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहां पर रीसेट रिसेप्टर प्रेजेंट है, और इसीलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, सी हियर नाउ, चेक इन दिस डायग्राम, ये क्या है? स्पर्म सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ध्यान से देखिए, और ये हमारे पास आप क्या देख रहे हैं? दैट इज व्हाट? अ रीसेट रिसेप्टर. देखिए, रिसेप्टर ग्वानिल साइक्लेज. क्या नाम दिया? रिसेप्टर ग्वानिल साइक्लेज. इससे कौन बाइंड कर रहा है? द रीसेट. ओके, द रीसेट इज गोइंग टू बाइंड विद द रिसेप्टर ग्वानिल साइक्लेज. तो अब अगर यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, सी हियर नाउ, यहां पर आइए, रीसेट रिसेप्टर को जो स्पर्म पर है उसको हमने नाम दिया है रिसेप्टर ग्वानिल साइक्लेज. मींस द रिसेप्टर हैविंग ग्वानिल साइक्लेज प्रॉपर्टी. क्या हमने ग्वानिल साइक्लेज पढ़ा हुआ है? डू वी नो अबाउट Yes, ग्वानिल sir. साइक्लेज? Yes, sir. क्या करता है ग्वानिल साइक्लेज? मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है और सिग्नल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से साइटोसॉल में ले जाता है. तो अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास यहां पर ग्वानिल साइक्लेज, देखिए, दिस वाज द लिगैंड, द रीसेट, राइट? दिस वाज द लिगैंड, द रीसेट बाइंड टू द रिसेप्टर. वो रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है. नाउ लिगेंडर लिगैंड बाइंड टू द रिसेप्टर. व्हेन द लिगैंड बाइंड टू द रिसेप्टर, क्या होगा? द कन्फर्मेशनल चेंज. दिस कन्फर्मेशनल चेंज एक्टिवेट ग्वानिल साइक्लेज एक्टिविटी, and guanine cyclase is known for producing cyclic GMP from the GTP. So when the reset, और यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? स्पर्म सेल मेम्ब्रेन. कहां पर? इन द रीजन ऑफ हेड. तो स्पर्म का जो हेड रीजन है उस पर आपको एक रिसेप्टर मिलेगा, RGC, रिसेप्टर ग्वानिल साइक्लेज. दिस रिसेप्टर इज फॉर द रीसेट, द लिगैंड. When the reset binds, conformational change activate the guanine cyclase that will produce the cyclic GMP. cyclic GMP बढ़ने लगेंगे, और cyclic GMP इंटर क्या करेंगे? साइक्लिक प्लस का साइन. cyclic GMP ओपन द कैल्शियमाइन चैनल. स्पर्म, ध्यान सुनिएगा, हमारे पास स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कैल्शियमाइन चैनल्स यहां पर प्रेजेंट हैं. Here we have what? कैल्शियमाइन चैनल्स. और कैल्शियमाइन चैनल्स जो प्रेजेंट है वो क्या करेंगे? दे विल, once the cyclic GMP will be higher, they will open the calciumine channel, allow the calciumine to move in. एरो को देखिए, allow the calciumine to move in, यानी इंट्रासेलुलर कैल्शियमाइन कंसंट्रेशन राइज करने लगेगा. तो रीसेट बाइंडिंग से स्पर्म में एक एक लैंग्वेज को ध्यान से सुनिएगा, कहां पर कौन सा चैनल हुआ, रिसेप्टर है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कहां पर है, कहां पर दिखाया गया है, एवरीथिंग मस्ट बी वेरी क्लियर. तो बाइंडिंग ऑफ रीसेट, ओके, बाइंडिंग ऑफ रीसेट allow the guanine cyclic property to allow increasing the cyclic GMP to open the Cashman channel, and therefore the final outcome will be intracellular, वर्ड को पकड़ना, intracellular rise in calciumine concentration. ये रीसेट चेंज कराएगा स्पर्म में, और अगर हमारे पास जैसे ही चेंज होगा तो क्या होगा? जो स्पर्म अब तक डायरेक्शन लेस थे,
नाउ दे गेट द डायरेक्शन, राइट, वो स्पर्म रीसेट के ग्रेडियंट को फॉलो करने लगेंगे, जिससे आप बोलोगे कीमोटैक्सिस। सो द रीसेट इज व्हाट, यहां पर क्या लिखा है, कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल। रीसेट कराता क्या है, रीसेट परफॉर्म कीमोटैक्सिस। ये कीमोटैक्सिस कराता है, स्पर्म्स को गाइडेड मूवमेंट दे देता है, राइट, स्पर्म को गाइडेड मूवमेंट दे देता है। तो स्पर्म्स क्या करते हैं, नाउ दे विल फॉलो द ग्रेडियंट टू रीच नियर द एग जेली। स्पर्म एग जेली तक पहुंचने लगेंगे, जो अब द डायरेक्शन से दे नाउ हैव द डायरेक्टेड मूवमेंट। सो रीसेट क्या है, कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल। किसने रिलीज किया, एग जेली ने। अब एक बात समझिएगा, जैसे हमने रीसेट बोला है, ऐसे ही हमारे पास अदर मॉलिक्यूल होता है स्प्रेक्ट, SPERACT, राइट। तो डिफरेंट सीआरचिन मॉलिक्यूल डिफरेंट कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं। सीआरचिन एक जनरलाइज्ड वर्ड है, नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड सीआरचिन स्पीसीज होती हैं, तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं। जैसे हमने बोला रीसेट, हमने बोला स्प्रेक्ट। अब जरा एक बात ध्यान सुनिएगा, अगर हम रीसेट के बारे में एक बात बोलें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है रीसेट में, चलो ठीक, ये तो बताया कि वो कीमोटैक्सिस कराया, ये भी बताया कि वो गाइडेड मूवमेंट देगा, कीमोटैक्सिस कराएगा। रीसेट हेल्प्स स्पर्म टू रीच नियर टू द एग, ओके, ये हमने बताया। लेकिन अगर आप ध्यान समझिए तो यहां पर हो क्या रहा है, ये ओपन इन्वायरमेंट है, ओपन इन्वायरमेंट फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सो देयर इज नीड टू हैव रेगुलेशन, टू हैव check and balance, to have mechanism so that the same species sperm will fertilize the egg, right, यानी उसी स्पीसीज के स्पर्म पास में आए जिसके लिए एग है। इसीलिए समझिए रीसेट नॉट ओनली परफॉर्म कीमोटैक्सिस बट रीसेट आल्सो डेवलप द कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज स्पेसिफिकेशन। क्या वर्ड बोला, स्पीसीज स्पेसिफिकेशन। क्या मतलब निकला स्पीसीज स्पेसिफिकेशन का, एक एक वर्ड ध्यान होना चाहिए। और मैं फुल बोलते रहा हूं, सीएचएन पर एक नहीं 10 बार 15 बार क्वेश्चन बन चुके होंगे। रैंडमली किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखिए, जून या दिसंबर में एक बार सीएचएन का क्वेश्चन आता ही है। हर साल एक क्वेश्चन आया हुआ है, अब तक 15 से ज्यादा पेपर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन हर बार बनता है। तो इसलिए समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, रीसेट not only develop the chemotaxis, the reset is also responsible for the species specification. Means reset क्या है, reset is what a ligand, किस पर बाइंड कर रहा है, रिसेप्टर पर। ligand receptor association is highly specific, so the reset makes sure the same species sperm reach near to the egg. इसीलिए एंड द वर्ड हमने क्या बोला, स्प्रेक्ट, ये क्या है, 14 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड है। इसीलिए डिफरेंट स्पीसीज में रीसेट के अमीनो एसिड सीक्वेंस में चेंज आएगा, डिफरेंट स्पीसीज में रीसेट के 14 अमीनो एसिड में चेंज आएगा, और इसी वजह से स्पेसिफिसिटी डेवलप हो जाएगी। यानी अगर एक सीएचएन रीसेट रिलीज कर रहा है तो दूसरे सीएचएन के लिए हमने स्प्रेक्ट वर्ड यूज किया है, वही बस नाम अलग कर लिए। बताइए ये सब में आया कि स्पर्म कैसे पास पहुंचे। सर डाइनिन एटीपीज का फंक्शन एक बार फिर से बता दीजिए। डाइनिन मैं बताता हूं, लेकिन अभी जो मैंने बताया वहां रही। अभी ये सब में आया कि रीसेट क्या कर रहा है, यस रीसेट क्या कर रहा है, किस तरह से स्पर्म डायरेक्टेड। आपसे अगर पूछा जाए विच मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टेड स्पर्म मूवमेंट इन द सीएचएन, क्या आंसर आएगा, इट इज नॉट अ रीसेट, रिमेंबर, राइट, या फिर रीसेट वर्ड होगा या स्प्रेक्ट वर्ड होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, रीसेट और स्प्रेक्ट कौन रिलीज कर रहा है, हु इज नाउ रिलीजिंग द रीसेट और द स्प्रेक्ट, क्या आंसर आएगा, इट इज नॉट द एग जेली। और एग जेली क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट विस्कस सब्सटेंस ऑफ द एग। तो एग जेली का मेन पर्पज प्रोटेक्शन नहीं होता है, प्रोटेक्शन इज द सेकेंडरी वन और द प्राइमरी वन। लेकिन हमारे पास जो मेजर फंक्शन एग जेली के आते हैं वो आपके सामने लाए जा रहा है। एग जेली मेक श्योर द स्पर्म, ध्यान सुनिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं, egg jelly of the egg make sure the same species sperm reach near to it by releasing the reset। इसको ध्यान रखेंगे। जहां तक क्वेश्चन डाइनिन एटीपीज पर था, डाइनिन एटीपीज को समझिए। डाइनिन एटीपीज कहां पर है, डाइनिन एटीपीज प्रोटीन है, एटीपेज नाम प्रोटीन का क्या है, डाइनिन क्या है, एटीपेज। तो जब हमारे पास पीएच चेंज हो रहा है, यहां देखिए
यहां पर 7.2 से, सभी ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे पास 7.2 से पीएच जब स्पर्म्स को यहां रिलीज किया गया तो पीएच 7.2 से 7.6 हो गया। दिस चेंज इन पीएच 7.2 टू 7.6, दिस चेंज इन पीएच एक्टिवेट डाइनिन, और डाइनिन को एटीपी चाहिए। If the ATPs are available, then it will perform the ATPase, then the energy will be available, and the dynin, because of the dynin, there is what a movement in the sperm tail, sperm tail में movement आएगा, sperm tail में movement आएगा तो sperm can move, ये बताया था। यहां तक समझ में आया क्या बोला गया? यस सर। सर स्प्रेक्ट को ही रीसेट बोल रहे हैं, रीसेट को ही स्प्रेक्ट बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं डिफरेंट स्पीसीज में, डिफरेंट सी अर्चिन स्पीसीज में डिफरेंट कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल है, एक में रीसेक्ट तो दूसरे में स्प्रेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि स्पीसीज स्पेसिफिकेशन है। तो एक स्पीसीज में मान लीजिए यहां पर अगर मैं मान लीजिए यहां पर मैं स्पीसीज 1 लिख दे रहा हूं, स्पीसीज 1 में अगर रीसेक्ट रिलीज हो रहा है तो यहां पर मैं अगर एग चेंज कर लूं तो यहां पर स्पीसीज 2 हो जाएगा, उसी में मैं रीसेक्ट को स्प्रेक्ट बोलने लगूंगा, क्योंकि वो स्पीसीज स्पेसिफिक है, लेकिन काम एक ही है, यस डायरेक्टेड मूवमेंट टू द स्पर्म एंड स्पीसीज स्पेसिफिकेशन। ये क्लियर हो गया? आगे चलें, यस सर। यस सर। है ना? तो अब जरा सुनिएगा, मुझे जरा रीसेट के बारे में अब जरा एक पॉइंट और डिस्कस करना है, उसे सुनिए। बाइंडिंग ऑफ रीसेट not only develop the guided movement, I repeat, binding of reset not only develop the guided movement but also allow the activation of sperm by increasing mitochondrial respiration। क्या वर्ड बोला हमने? अगर रीसेट बाइंड करेगा तो स्पर्म में गाइडेड मूवमेंट ही नहीं आएगा, स्पर्म एग के पास ही नहीं पहुंचेगा, मोर ओवर क्या होगा, स्पर्म में हमारे पास एक्शन बहुत तेज आएगा, स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन बढ़ाया जाएगा, स्पर्म को एक्टिवेट कराया जाएगा। तो यहां पे एक वर्ड क्या आता है, द रीसेट इज नॉट ओनली द स्पर्म गाइडेड पेप्टाइड बट ऑल्सो स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड, और द रीसेट not only the sperm attracting peptide but also the sperm activating peptide। attracting जिससे कि गाइडेड मूवमेंट में आए, एक्टिवेटिंग जिससे कि माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन बढ़े, और एज सून एज पॉसिबल स्पर्म विल रीच नियर टू द एग। तो रीसेट के दो काम होते हैं जो आपको यहां लिखे मिल जाएंगे, परेशान मत होइएगा, एवरीथिंग इज देयर। यहां पर देखिए, ये तो हमने बताया 14 माइक्रोन लॉन्ग डेवलप्ड ग्रेडियंट हियर, यहां पर देखिए, ये देखिए ये लिखा हुआ है, नॉट ओनली द गाइडिंग द अट्रैक्टिंग बट एक्टिवेटिंग पेप्टाइड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ अब बिकॉज ऑफ रीसेट, सभी ध्यान दीजिएगा, नाउ द स्पर्म रीच नियर टू द एग जेली, यहां पर स्पर्म एग जेली के पास पहुंच जाएंगे क्योंकि गाइडेड मूवमेंट हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिए हमारे पास ओपन एनवायरमेंट है, ये तो गाइडेड मूवमेंट के कारण पहुंचे, लेकिन अगर मान लीजिए, लिसन केयरफुली नाउ, इन द सेम हैबिटेट, जो आपके सामने सी वाटर बनाया हुआ है ब्लॉक, इन द सेम हैबिटेट इफ एंदर स्पीसीज इज आल्सो प्रेजेंट, एंदर स्पीसीज स्पर्म आल्सो प्रेजेंट, तो क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सो लिसन केयरफुली नाउ, अगर सेम स्पीसीज, मान लीजिए हमारे पास एंदर स्पीसीज प्रेजेंट है तो उसके भी स्पर्म है, सेम हैबिटेट में हमारे पास क्लोजली रिलेटेड सी अर्चिन है और उनका ब्रीडिंग टाइम सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास क्वाइट पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओपन एनवायरनमेंट हमारे पास डिफरेंट स्पीसीज स्पर्म भी यहां पर रीच कर रहे हों। क्यों? क्योंकि सी वाटर है, एक गाइडेड मूवमेंट पर है, एक ड्रिफ्ट होकर पहुंच गया, सी वाटर है, पहुंच सकता है। सो प्लीज रिमेंबर द एग जेली मेक श्योर इवन दो द स्पर्म रीच नियर टू इट, ध्यान सुनिए मैंने क्या बोला, egg jelly makes sure even though the sperm reach near to it but the egg jelly wants to confirm that the coming sperm is from the same species। यानी पहले पास बुलाओ और श्योर करो कि वही स्पर्म आया है जो सेम स्पीसीज का है, कोई दूसरा ना आ गया हो, ओपन एनवायरमेंट है, आ सकता है। एंड दैट्स व्हाई नाउ वी मूव टू द सेकंड फंक्शन ऑफ द एग जेली, द स्पीसीज स्पेसिफिकेशन, राइट। पहले तो कीमोटैक्टिव मॉलिक्यूल को रिलीज किया गया, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हियर द स्पीसीज स्पेसिफिकेशन। वो कैसे होगा देखिए, राइट। अब यहां पर मैं आपके सामने हियर एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, उसे ध्यान से देखिएगा।
जैसे कि आपको क्या बताया था कि अगर मान लीजिए हमारे पास यहां पर ये हमारे पास क्या है, दिस व्हाट अ उलेमा, राइट, दिस व्हाट अ उलेमा। और एक बार ध्यान रखिएगा, जितना आपको समझा रहा हूं बता रहा हूं, अगर आपने इसे तैयार कर लिया तो मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन डायरेक्टली क्लास से आएगा, लेकिन हाँ बाहर से आने के चांसेस ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं, क्योंकि आई वांट टू कवर टॉपिक एज मच एज पॉसिबल। उतना मैं आपको समझाना कि ये सब लिखा मिल जाएगा आगे, लेकिन आपको ये समझ लेना है, इसको दिमाग में बैठा लेना है, सुनना है, और जो नोट्स बना लेने हैं कि कौन कैसे क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास उलेमा है, उलेमा अगर आएगी तो हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, दिस वर्ड हियर आपको क्या बताया था, द वाइटलाइन मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास वाइटलाइन मेम्ब्रेन है, वाइटलाइन मेम्ब्रेन के बाहर अगर आप देखोगे तो दिस वर्ड हियर द एग जेली, हमने इस तरह से आपको सब्सटेंस बना के दिखाया था। तो दिस इज नथिंग बट द एग जेली हियर, ये हमारे पास एग जेली है। तो क्या होगा, तो चलिए देखिए, तो हमारे पास यहां पर ध्यान से देखिएगा, हियर आई एम गोइंग टू डेवलप द एग जेली फर्स्ट। मैं आपके सामने एग जेली बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दिस व्हाट एग जेली, ये आपके सामने एग जेली बनाकर दिखाई है, कलर को आप चेक करेंगे, ये हमारे पास एग जेली है। देन वी आर गोइंग टू हैव द व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। तो देखिए ये हमारे पास व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है, यहां पर हमने लिखा व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। फिर हमारे पास उलेमा नजर आ रही होगी, सो दिस व्हाट उलेमा हियर, ये हमारे पास उलेमा है, राइट। ये हमारे पास यहां पर एग जेली है, दिस व्हाट एग जेली इज, इस तरह से 3 लेयर प्रेजेंट है। ओके, अब जरा एग जेली को दोबारा देखिए, द एग जेली विल एक्सप्रेस हियर, देखिए यहां पर द एग जेली विल एक्सप्रेस हियर सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड। ये जो आपके सामने बना के दिखाए गए हैं, दीज आर नथिंग बट सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड, यानी एग जेली पर सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड्स मिलेंगे। I'm going to give you one particular example, that is what the fucose, right, that what the fucose sulfate। यहां पर हमने बताया कि यहां पर हमारे पास fucose sulfate प्रेजेंट है, the fucose sulfate is there। अब सुनिएगा, मैंने आपसे बोला था कि जब हम एग जेली की बात करेंगे तो एग जेली क्या कर रही है, तो यहां पर आपको बताया था द एग जेली इज नॉट ओनली रीचिंग द रीसेट बट आल्सो डेवलप द कांसेप्ट ऑफ स्पीसीज स्पेसिफिकेशन। तो एग जेली ने स्पीसीज स्पेसिफिकेशन कैसे डेवलप किया, हाउ, बाय एक्सप्रेसिंग पर्टिकुलर पॉलीसेक्राइड, पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। यहां पर हमारे पास पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल नजर आएगा, और प्लीज रिमेंबर ये जो कार्बोहाइड्रेट है दीज आर स्पीसीज स्पेसिफिक। ध्यान सुनिएगा, दीज आर स्पीसीज स्पेसिफिक, यानी एक सी अर्चिन पर जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होगा, एंड द सी अर्चिन पर वही कार्बोहाइड्रेट चेंज होकर कोई दूसरा हो जाएगा, लेकिन एग जेली टू एग जेली कार्बोहाइड्रेट वेरी करेगा डिफरेंट स्पीसीज में, पहले ये जान लीजिए। चलिए, अब अगर आपने एग जेली को समझ लिया है तो जरा हम सी अर्चिन के स्पर्म को देखते हैं। ये सामने आपके सामने स्पर्म का डायग्राम है। देखिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं जिससे आप समझ सकें। ये अगर आप स्पर्म को देखें, द वेरी फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्पर्म इज द हेड, राइट, वेरी फर्स्ट पोर्शन इज व्हाट द हेड। हेड लीड टू कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन लाइक दिस, ही लीड टू कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन, कॉन्स्ट्रिक्टेड मींस सिकुड़ा, राइट, एक कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन नजर आएगा, जैसे कि हमारे पास वाटर बोतल होती है, वाटर बोतल में देखें तो हमारे पास एक वाटर बोतल होगी, फिर एक जहां पर हम कैप लगाते हैं, दैट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन, राइट। फिर हम देखेंगे देन अगेन वी हैव द वन इलोंगेटेड रीजन लाइक दिस, ये हमारे पास एक इलोंगेटेड रीजन नजर आएगा टेपरिंग करता हुआ, और फिर हमारे पास यहां पर इस तरह से ये टेल। तो वन ऑफ द रीजन इज व्हाट द हेड। अगर यहां से यहां तक देखें, इट इज व्हाट एवर एज द मिडिल पीस और द मिड पीस, राइट, this what here the middle piece or the mid piece, and this is what region of the tail. So we have the three major region of the sperm: head, middle piece and the tail. अभी आपको जब हमने रिसेप्टर दिखाए थे तो एक्चुअली द रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट हियर, यहां पर आपको रिसेप्टर नजर आएंगे जो हमने आरजीसी दिखाए थे। इन द रीजन ऑफ द हेड वी हैव व्हाट हियर द आरजीसी, यहां पर हमारे पास आरजीसी प्रेजेंट है, रिसेप्टर गॉनिक साइकिल यहां पर प्रेजेंट है। ओके, आरजीसीज आर देयर, एंड नाउ लिसन, एंड नाउ क्या होगा अगर आप हेड रीजन को देखें। अब देखिए स्पर्म क्या है, स्पर्म जस्ट लाइक अ सेल, मेल गैमेट तो है,
जस्ट लाइक अ सेल। तो इसमें साइटोसोलिक ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। The very first cytosolic organelle is, देखिए, in the region of head, one particular cytosolic organelle is, that is what referred as acrosome. क्या नाम दिया इसको? The acrosome. Acrosome is derived Golgi. Yes, acrosome किससे बनकर आता है? Golgi body से। यानी अगर सेल स्पर्म है तो उसी सेल के गोल्जी को स्पर्म में एक्रोसोम बोलेंगे। Acrosome having the presence of, listen, acrosome having the presence of acrosomal enzyme। तो यहां पर आपको नंबर ऑफ एंजाइम्स यहां पर आपको मिलेंगे, acrosomal enzyme। So the first organelle that is going to be detected in the region of head is what? The acrosome। And the another organelle that is present here is what? Nucleus। हेड रीजन में आपको न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता हुआ नजर आएगा। ये आप ध्यान से देखिए तो ये आपका न्यूक्लियस है हियर, एंड दिस व्हाट द एक्रोसोम इज। So two major organelles present in the region of the head are acrosome and the nucleus। अब आते हैं हेड और मिडिल पीस के कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन पर। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, राइट? मैं हाईलाइट करके दे रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर दिस कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन। इसको देखिए, अगर आप कॉन्स्ट्रिक्ट रीजन को ध्यान से देखेंगे, हियर यू हैव द प्रेजेंस ऑफ वन पर्टिकुलर ऑर्गेनेली, एंड दिस ऑर्गेनेली देखिए यहां बनाई जा रही है, दिस ऑर्गेनेली इज व्हाट? सेंट्रियोल। प्लीज लिसन केयरफुली, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रियोल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल। नॉर्मली किसी भी सेल में पेयर ऑफ सेंट्रियोल होते हैं, लेकिन स्पर्म में सिंगल सेंट्रियोल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। स्पर्म में सिंगल सेंट्रियोल होता है, रिमेंबर दैट। जैसे कि अगर आप देखिए तो यहां पर भी आपको सेंट्रियोल नजर आएगा, इस रीजन नजर आएगा। इस कॉन्स्ट्रिक्ट रीजन को क्या बोलते हैं? नेक रीजन। तो हेड और मिडिल पीस के बीच जो कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन है, दैट इज व्हाट द नेक रीजन। इस नेक रीजन में सिंगल सेंट्रियोल आपको नजर आएगा। यू हैव द सिंगल सेंट्रियोल हियर, ओके। एंड देन लिसन केयरफुली नाउ, एंड देन मूव टू द मिडिल पीस। जब आप मिडिल पीस में आएंगे, हियर यू हैव द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? Which cytosol only? Here we have the presence of, listen carefully now, the mitochondria। यहां पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएंगे। तो मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट होगा? द माइटोकॉन्ड्रिया। एंड नाउ वी हैव द टेल। टेल में हमारे पास क्या होंगे? द माइक्रोट्यूब्यूल फॉर व्हाट? द टेल मूवमेंट, राइट। चलिए अब जरा मैंने आपको जो स्पर्म का डायग्राम बनाया है आप सामने देख रहे हैं, मेरी हेल्प करिए। मैंने क्या बताया? हेड रीजन में कौन कौन सी ऑर्गेनेली होंगी, जल्दी बताइए। गोल्गी और एक्रोसोम न्यूक्लियस। एक्रोसोम और सेंट्रियोल। नहीं, हेड रीजन में मैंने आपको क्या बताया? इन द हेड रीजन वी हैव द एक्रोसोम, द गोल्गी एंड द न्यूक्लियस। दो बताई हैं। सेंट्रियोल हमारे पास नेक रीजन में नजर आता है। मिडिल पीस में आपको क्या नजर आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, रिमेंबर माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो अगर आप देखें तो ये द स्पर्म इज व्हाट? इलोंगेटेड सेल है ना, राउंडेड स्फेरिकल नहीं है, ये इलोंगेटेड सेल है। एंड साइटोसॉल इज मच लेस, क्योंकि जब हम स्पर्म बनाते हैं साइटोसॉल को डिस्कार्ड कर देते हैं, साइटोसॉल इज मच लेस। हमारे पास इस तरह से ये स्पर्म नजर आता है, ठीक है। अब आप जब स्पर्म को समझ चुके हैं ये, तो अब आप यहां पर देखिएगा, इसी डायग्राम को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, जैसा कि आपको समझा रहे थे। यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब ये मेरे पास एग जेली वाला रीजन है। अगर आप देखिए जैसा कि आपको यहां समझाया था, तो यहां पर ये एग जेली वाला रीजन है। यहां पर स्पर्म यहां रीच कर चुके हैं। तो जब स्पर्म रीच कर चुके हैं तो हमने यहां पर हियर स्पर्म को बनाया, और समझाने के लिए केवल एक स्पर्म को हम बना रहे हैं। ये देखिए स्पर्म के हेड रीजन को यहां पर दिखाया है। दिस इज व्हाट द स्पर्म हेड रीजन, क्योंकि पढ़ाना है, समझाना है, इसीलिए एक स्पर्म बना रहे हैं। हमने आपको क्या बोला? द एग जेली मेक श्योर द काइंड ऑफ स्पर्म, मेरे वर्ड को पकड़ना, मैं क्या बोलता जा रहा हूं? एग जेली मेक श्योर द काइंड ऑफ स्पर्म रीच नियर टू इट, काइंड ऑफ स्पर्म रीच नियर टू इट, बट ऑल्सो डिसाइड द टाइमिंग। क्योंकि एग जेली रीसेट रिलीज करेगी, तो जब तक रीसेट रिलीज नहीं होगा तब तक स्पर्म पास नहीं आ सकते। So egg jelly makes sure the kind of sperm reach near to it and the timing when it is going to reach near to it.
कौन सा आएगा, कब आएगा? एंड वंस द स्पर्म रीच नियर टू इट, it will again make sure that the same species sperm will now move ahead, यानी वही स्पर्म मूव आगे जा पाए जो हमारे पास यहां पर सेम स्पीसीज से आया है। एक बात समझिए, जब हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ओके, हाउ कैन यू डिफाइन द फर्टिलाइजेशन? आप फर्टिलाइजेशन को कैसे डिफाइन करोगे? वी आर डिस्कसिंग हियर द फर्टिलाइजेशन, हाउ कैन यू डिफाइन द फर्टिलाइजेशन? कैसे डिफाइन करोगे फर्टिलाइजेशन को? Fusion of egg nucleus with sperm nucleus. फ्यूजन ऑफ एग न्यूक्लियस स्पर्म न्यूक्लियस। एनीथिंग एल्स? और कुछ बोलना है? एक बात समझिए, fertilization is the fusion of not the nucleus, the fusion of the plasma membranes. Fertilization is the fusion of the plasma membrane of male and the female gamete by mutual recognition. ये वर्ड आता है, न्यूक्लियस वर्ड नहीं आता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड आता है। तो आई रिपीट द अगेन द डेफिनेशन, लिसन केयरफुली नाउ। फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय म्यूचुअल रिकॉग्निशन, ये वर्ड आता है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो और वो म्यूचुअल रिकॉग्निशन से हो। रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है? टू मेक श्योर द स्पर्म एंड द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कम फ्रॉम द सेम स्पीसीज, दैट इज म्यूचुअल रिकॉग्निशन। तो अगर आप ध्यान से समझिए तो यहां पर ये एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमें स्पर्म को ऊलेमा तक ले जाना है, दैट इज व्हाट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। लेकिन यहां पर एग तक पहुंचने के लिए, एग की ऊलेमा तक पहुंचने के लिए दो बैरियर हैं। पहला बैरियर कौन सा है? द एग जेली। नेक्स्ट बैरियर कौन सा है? द वाइटल मेम्ब्रेन। जब तक ये दोनों बैरियर क्रॉस नहीं होंगे ऊलेमा तक नहीं जा सकते। और जो आंसर आया था, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट, दैट इज व्हाट नॉट फर्टिलाइजेशन, दैट इज सिनगैमी। ओके, दैट इज सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन होगा तो सिनगैमी होगी, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन होता है। तो जरा समझो, ये हमारे पास क्या है? हेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, अब जब हेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पर मैंने क्या बताया? फ्यूकोसल्फेट नजर आ रहे हैं, फ्यूकोसल्फेट नजर आ रहे हैं, तो क्या होगा? अब समझिएगा, जैसे कि अगर यहां पर अगर आप देखें तो ऑलरेडी आरजीसी यहां पर प्रेजेंट होगा। आपको बताया था यहां पर हमारे पास आरजीसी प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर गुआनिन साइक्लेज होगा। रिसेप्टर गुआनिन साइक्लेज क्या करता है? रिसेप्टर गुआनिन साइक्लेज हियर बाइंड टू द किससे? रिसेप्ट से। तो यहां पर ऑलरेडी हमारे पास कैल्शियमाइन कंसंट्रेशन राइज हो रहा होगा, ये आपको अभी बताया था, रिमेंबर कीमोटैक्सिस। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अगर ये प्रोसेस नजर आ रही है तो हमारे पास कीमोटैक्सिस हो रही होगी, राइट, और स्पर्म डायरेक्टली मुंह में लेकर एग तक पहुंच चुका होगा। लेकिन अब क्या? एग जेली तक पहुंच गया, अब क्या? तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास अब यहां पर रिसेप्टर नजर आएंगे। ये देखिए, हियर वी हैव द रिसेप्टर्स, ये देखिए, हियर वी हैव द रिसेप्टर्स लाइक दिस। तो स्पर्म हेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो हैविंग द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर फॉर व्हाट? रिसेप्टर फॉर पॉलीसेक्राइड्स। और मैंने आपको क्या बोला था? ये जो पॉलीसेक्राइड हैं ये स्पीसीज स्पेसिफिक हैं, ये पर्टिकुलर सी अर्चिन पर होंगे, तो वही स्पर्म इनसे कांटेक्ट कर पाएगा जिस पर इसके रिसेप्टर हो। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द सेकंड टाइम the concept of species specification occurs. I repeat, this is the second time the concept of species specification occurs. फर्स्ट टाइम कब हुआ था? जबकि रीसेक्ट रिलीज किया था या स्प्रेक्ट रिलीज किया गया था जिससे कि पर्टिकुलर स्पर्म पहुंचे। सेकंड टाइम फिर शो कर रहे हैं कि वही स्पर्म हो, तो यहां पर हमारे पास एग जेली यहां पर स्पीसीज स्पेसिफिकेशन ला रही है। अभी तक अगर आप देखो तो जो रिसेप्टर हैं वो स्पर्म पर हैं। एग जेली ने रीसेक्ट रिलीज किया तो रीसेक्ट रिसेप्टर किस पर थे? स्पर्म हेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एग जेली कार्बोहाइड्रेट एक्सप्रेस कर रही है तो कार्बोहाइड्रेट के रिसेप्टर कहां पर है? स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी तक जब भी आप रिसेप्टर की बात कर रहे हो आप स्पर्म हेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ढूंढ रहे हो। अब क्या होगा? वंस दिस एसोसिएशन इज अकर्ड between the receptor and the carbohydrate, then what is going to happen? Three major protein will be functional in the sperm head. क्या बोला? Three major protein will be functional in the sperm head. चलिए, the very first protein is what? The calciumine channel. Yes, यहां पर हमारे पास calciumine channel open हो जाएंगे। Second is what? The NHE. याद रखिएगा, second is what? NHE. What is NHE? Sodium ion, hydrogen ion exchanger. E for exchanger.
and the third is what? The PLC, the phospholipase C. These three molecules are going to be active. These three major proteins are going to be active. ओके अगर ये जो हमारे पास एक्टिवेट हो रहे हैं तो अब जरा मुझे बताइए कैल्शियमाइन चैनल्स ओपन हो रहे हैं तो ये रहे कैल्शियमाइन चैनल्स देखिए मैं नाम दे रहा हूं यहां पर 1 तो ये रहे आपके कैल्शियमाइन चैनल ये ओपन होंगे अच्छा अगर मान लीजिए अभी अगर हम देखें सभी का ध्यान सामने होगा मैं क्या कहने जा रहा हूं ये रीजन क्या है व्हाट इज दिस स्पर्म और एग के बीच ये रीजन क्या नजर आ रहा है व्हाट इज दिस क्या है ये सी वाटर एग्जैक्टली ये सी वाटर है अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास यहां पर जब मैंने डायग्राम बनाया था तो ये देखिए एग है ये हमारे पास स्पर्म है तो ये सब कुछ ये सी वाटर है सो whatever we are discussing all is this happening here in the sea water तो हमारे पास यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास हियर सभी का ध्यान यहां पर हमारे पास सी वाटर है इसको ध्यान रखिएगा नहीं तो फिर आप सोचेंगे ये हमारे पास कौन कहां से कहां आ रहा है दिस वाटर सी वाटर अब कैल्शियम चैनल ओपन हुए तो क्या होगा कैल्शियमाइन चैनल क्या हुए ओपन क्या होगा कैल्शियमाइन मूव्स इन हमारे पास कैल्शियमाइन यहां पर बढ़ने लगेंगे इंक्रीज होने लगेंगे तो पहले भी कैल्शियमाइन आए थे फिर से कैल्शियमाइन आने लगे कैल्शियमाइन का क्या हुआ है इनफ्लक्स और इफ्लक्स क्या हुआ है इनफ्लक्स तो ध्यान रखिएगा यही यहां पर आपको पता है डैब में गलती कहां होती है डैब बायो में स्मॉल वर्ड चेंज होते हैं स्टेटमेंट आपको लगे तो सही है लेकिन होता क्या है वी नीड द आईज टू फोकस ऑन पर्टिकुलर वर्ड हम एक तो एग्जाम में एक्स्ट्रा प्रेशर होता है राइट अगर मान लीजिए हम जैसे मैं स्टेटमेंट दूं ध्यान सुनना व्हेन ड्यूरिंग सी अर्चिन फर्टिलाइजेशन व्हेन द स्पर्म रीच नियर टू द एग ओपनिंग ऑफ कैल्शियमाइन चैनल रिजल्टिंग कैल्शियमाइन इफ्लक्स पूरा स्टेटमेंट सही है लास्ट में मैंने बस कैल्शियमाइन इफ्लक्स डाल दिया यहां गलती हो रही है कैल्शियमाइन का इन्फ्लक्स होता है और चूंकि एग्जाम का प्रेशर होता है तो हमें लगता ही नहीं कि वहां पर गलती कहां हो रही है हम इफ्लक्स इन्फ्लक्स ध्यान नहीं देते और निकल जाते हैं यहां पर आंसू चाहिए यही गलती हो जाती तो हमारे पास कैल्शियमाइन का इन्फ्लक्स होगा पहले समझ लीजिए अब दूसरा आता है एनएचई एनएचई क्या होता है तो ध्यान समझिए एनएचई जैसा कि आप यहां पर समझ पा रहे हैं इट इज व्हाट एक्सचेंजर एक्सचेंजर का मतलब क्या होता है एंटीपोर्ट राइट इट इज व्हाट एंटीपोर्ट रेशियो इज व्हाट 1:1 सोडियम क्या होगा ध्यान समझिएगा सोडियम इन हाइड्रोजन आउट सोडियम इन हाइड्रोजन आउट यानी अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक ट्रांसपोर्टर आपके सामने बना के दूं और इसका नाम सेकंड था इसको सेकंड दे दूं तो ये क्या करेगा ये एंटीपोर्ट करेगा जैसे सोडियम को अंदर लाएगा तो सोडियम को हम अंदर ले आए और क्या करेगा हाइड्रोजन को बाहर ले जाएगा हाइड्रोजन को हम बाहर ले गए राइट हाइड्रोजन मूव आउट तो देखिएगा once the fertilization is going to occur not only calcium ion influx but also sodium ion influx occur but hydrogen ion efflux occurs कैल्शियम आयन अंदर आ रहे हैं सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं लेकिन हाइड्रोजन बाहर जा रहा है तो मुझे बताइए सोडियम आयन सेल में ध्यान दीजिएगा सोडियम आयन सेल में बढ़ने लगेंगे सोडियम आयन गोइंग टू राइज व्हाट अबाउट हाइड्रोजन आयन सेल में क्या होंगे जल्दी बोलिए क्या होंगे तो बताइए अगर हाइड्रोजन कम हो रहे हैं तो पीएच क्या चेंज करेगा कम या ज्यादा ज्यादा राइट पीएच ज्यादा होगा तो हम एसिडिक मीडियम डेवलप करें अल्कलाइन मीडियम अल्कलाइन इसको याद रखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ NHE इन द रीजन ऑफ स्पर्म अल्कलाइन मीडियम इज डेवलप्ड अब ध्यान सुनिएगा कैल्शियम आयंस आर राइजिंग इन द अल्कलाइन मीडियम कीवर्ड calcium ions are rising in the alkaline medium and come to the third and the third is what here ध्यान समझिएगा it is what PLC तो यहां पर membrane bound हमारे पास PLC होगा PLC आपको पढ़ाया हुआ है phospholipase C remember phospholipase C क्या करता है one is provide the IP3 याद आया कुछ and there is what here the DAG right और IP3 further अब कैल्शियम आयन को राइज करवाएगा so once the sperm reach near to the egg three proteins are going to be active the calcium ion channel the NHE and the PLC net result will be increase in calcium ion concentration in relatively alkaline medium increase in calcium ion concentration in relatively alkaline medium right increase in
calcium ion concentration in relatively alkaline medium, responsible for acrosomal reaction, responsible for acrosomal reaction। एक बात ध्यान रखो, हमें एग जेली को क्रॉस करना है। एग जेली इज नॉट अ विस्कस एनवायरनमेंट। अगर एग जेली को क्रॉस करना है तो एग जेली को डाइजेस्ट करना होगा। डाइजेस्ट कैसे करेंगे? तो मैंने जब अभी आपको स्पर्म का आपको जब डायग्राम बना के दिखाया था तो यहां पर बताया था एक्रोसोम इज व्हाट द गोल्जी एंड हैविंग व्हाट एंजाइम। एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं, different enzymes are there, protease, lipase and all different enzymes are there in the acrosome, acrosomal enzymes, mainly the protease, right? और जब मैं आपसे बोल रहा हूं एक्रोसोमल रिएक्शन, तो अब देखिए एक बार बताइए, एक्रोसोमल रिएक्शन हमारे पास कब हुई? व्हेन डू वी हैव द एक्रोसोमल रिएक्शन? व्हेन द स्पर्म मेक कांटेक्ट टू एग जेली और द स्पर्म मेक कांटेक्ट टू द वाइटल मेम्ब्रेन। कब हुई हमारे पास? जल्दी बोलो, एक्रोसोमल रिएक्शन कब हो रही है? स्पर्म मेक टू एग जेली, स्पर्म मेक टू द वाइटल मेम्ब्रेन, कब हो रही है? जल्दी बोलो। एग जेली सर। एग जेली। तो प्लीज रिमेंबर, ध्यान समझिएगा, स्टेटमेंट को पकड़ना। When the sperm make contact to the egg jelly, acrosomal reaction occurs, which requires the increase in calcium concentration in the alkaline medium. Remember that acrosomal reaction का मतलब egg jelly से contact हो रहा है, वाइटल मेम्ब्रेन से नहीं। जहां जहां मैं एम्फेसाइज करता जा रहा हूं वहां पर ध्यान रखना जब वीडियो अपलोड हो और उस चीज को पढ़ने में। तो जब हमारे पास एक्रोसोमल रिएक्शन होगी तो प्लीज रिमेंबर द एक्रोसोमल रिएक्शन हैविंग टू कंपोनेंट। I repeat, acrosomal reaction having two components. One of the component is what? Listen carefully now. The release of acrosomal enzymes. हमारे पास acrosomal enzymes release हो जाएंगे, पहले ये जान लीजिए। And second is what? Formation of, right? This is what the first and the second formation of acrosomal process, right? Formation of acrosomal process. हमें ये ध्यान देना है। These are the two component of the acrosomal reactions. चलिए मैं आपको एक सामने डायग्राम दिखा रहा हूं, जो डायग्राम आप देखेंगे जिससे आपको क्लियर आइडिया आएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। यहां पर देखिए, दिस व्हाट हियर द रीजन ऑफ एग, दिस व्हाट द रीजन ऑफ द सी वाटर, राइट? ये हमारे पास सी वाटर है। अब अगर आप देखो तो स्पर्म पास आ रहा है, स्पर्म को जब ध्यान से देखो तो जो ग्रीन कलर से बनाया हुआ है एक्रोसोम, लाइट ग्रीन से बनाया हुआ है न्यूक्लियस, और ये रहा स्पर्म हेड, राइट? अब आप ध्यान से देखो तो ये हमारे पास क्या है? रेड इन कलर, इट इज व्हाट द एग जेली, राइट? जो ये येलो कलर से नजर आ रही है जस्ट बिलो द हेड, आप देखो येलो लेयर है, दैट इज व्हाट वाइटल मेम्ब्रेन, और यहां पर आपको ऊलेमा नजर आ रही है, दिस व्हाट द ऊलेमा। अब आप देखो वंस द, यहां पर स्पर्म को ध्यान से देखो, जहां पर मैं एरो बना रहा हूं वहीं पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक स्पर्म को देखो और यहां पर स्पर्म को देखो, आपको कुछ चीज नजर आ रहा होगा, व्हाट इज इट? दिस इज व्हाट एक्रोसोमल रिएक्शन इज। यहां पर देखो तो प्लीज ध्यान देना मैं क्या पढ़ा रहा हूं। यहां पर ध्यान से देखो तो यहां पर हेड के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट है, देखो यहां पर हेड के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट है, और यहां पर देखो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आकर यहां रुक गई है। ये एक्रोसोमल रिएक्शन दिखा रहा है। अगर आप देखो तो यहां पर ये देखो ये लिखा है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, यहां से एंजाइम्स रिलीज किए जा रहे हैं, और जहां पर एंजाइम्स रिलीज किए जा रहे हैं तो आप देखो एग जेली डाइजेस्ट होती हुई नजर आ रही है, एग जेली डाइजेस्ट होती हुई नजर आ रही है। क्या सभी लोगों ने देखा? यस सर। ओके, तो यहां पर एग जेली डाइजेस्ट होती हुई नजर आ रही है, तो आपने क्या देखा? हमारे पास एग जेली डाइजेस्ट हुई। कैसे डाइजेस्ट हुई? बिकॉज ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन। सो व्हेनेवर द एक्रोसोमल रिएक्शन अकर्स, रिलीज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम्स which is required for digestion of the egg jelly, so that the sperm can now move and reach near to the vitelline membrane. Sperm can move and reach near to the vitelline membrane. देखो येलो कलर के पास हम पहुंचते जा रहे हैं, ठीक? अब यहां पर ये आपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिवेट किए। अब आप ध्यान दीजिएगा, सी है व्हाट आई एम गोइंग टू से नेक्स्ट, लिसन केयरफुली नाउ अगेन, राइट? यहां पर देखिए, अब मैं आपके सामने क्या बताने जा रहा हूं, एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज हो गए, ठीक? एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज हुए, तो एक्रोसोमल एंजाइम को रिलीज होता हुआ यहां पर देखो, नाउ सी इन दिस डायग्राम, ये देखो यहां पर अगर आप देखोगे दिस व्हाट द स्पर्म सेल मेम्ब्रेन, और ये आप देख रहे हो दिस व्हाट एक्रोसोम, ग्रीन कलर को देखो ये एक्रोसोम, ये एक्रोसोमल रिएक्शन है जहां पर एक्रोसोमल एंजाइम्स रिलीज होते हुए नजर आ रहे हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन।
So please remember, when we use the word acrosomal reaction, that means what? The first component is what to release the acrosomal enzymes directed towards the egg jelly so that the egg jelly will be digested. Okay. अब egg jelly digest हो गई, first component is over. Second component was, listen carefully. Second component was the formation of acrosomal process. What is this? Acrosomal process? Acrosomal process क्या होती है? उससे मैं बताने जा रहा हूं. उसके लिए अब आप ये डायग्राम देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा. टू सेव द टाइम, ये मैं पहले लिख कर ले आया हूं, जिससे कि आपको मैं सामने इतना सारा डायग्राम के सामने बनाऊंगा तो इट विल टेक टाइम, राइट? टू सेव द टाइम मैं चीजें लेकर आया हूं, ध्यान से देखिए. सी हियर, अगर आप देखें तो ये अभी आप स्पर्म को देख रहे हैं. स्पर्म में अगर आप देखें तो हमारे पास जो हेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट है. देखिए हेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीटली इंटैक्ट है. आपको एक्रोसोम नजर आ रहा होगा, लेकिन आप जरा एक्रोसोम में देखिए. एक्रोसोम में एक, अब मैं आपको कुछ प्रोटीन्स के नाम दे रहा हूं जो क्लियर हो जाने चाहिए. एक्रोसोम में देखो तो यहां पर एक रेड कलर प्रोटीन आपको नजर आएगी, दैट इज व्हाट बिंडिन. मैं आपको सामने बना के दिखा रहा हूं, ये देखिए, मैं इसको डार्क कर दे रहा हूं रेड कलर. दीज आर नथिंग बट द बिंडिन. ये एक्रोसोम में है और मैं बिंडिन की बात कर रहा हूं. सो बिंडिन इज व्हाट एक्रोसोमल प्रोटीन्स. आई रिपीट, बिंडिन इज व्हाट एक्रोसोमल प्रोटीन. गोल्जी प्रोटीन. एक्रोसोम इज नथिंग बट अ गोल्जी. अब जैसे बिंडिन मैं पहली बार नाम दे रहा हूं, तो ये बिंडिन किसकी प्रोटीन है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन है, ये गोल्जी की प्रोटीन है, या न्यूक्लियर प्रोटीन है? गोल्जी की प्रोटीन है. लेकिन एग्जाम तक अगर ये न्यूक्लियर प्रोटीन बन गई तो फिर वहीं पर प्रॉब्लम है. तो बिंडिन क्या है? एक्रोसोमल प्रोटीन है. अब बिंडिन और न्यूक्लियस के बीच अगर आप ध्यान से देखिए हेड रीजन में, तो आपको कुछ मिलेगा. एंड ध्यान पर देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? रो बी. कहां पर दिखा रहे हैं? वन को देखिए कहां पर दिखा रहे हैं. मैं कलर दिखा रहा हूं, कलर के अकॉर्डिंग मार्क करूंगा. ये देखिए एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच, राइट? ये आपका यहां पर देखिएगा, ये आपका न्यूक्लियस है. दिस व्हाट द न्यूक्लियस इज. ये आपका न्यूक्लियस है. तो एक्रोसोम, और ये आपका यहां पर एक्रोसोम है. ये देखिए, जिसको मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूं, ये आपका एक्रोसोम है. तो एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच यहां पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होगी, जो वायलेट कलर से, पर्पल कलर से बना रहा हूं, दैट इज व्हाट द रो बी. सो नाइदर is it the nuclear protein nor the acrosomal protein? It is head cytosolic protein. और head की जो head क्या है? sperm cell head, right? ये cytosolic protein है. रोबी, और रोबी के बारे में क्या बताया जा रहा है? इट इज जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन. ध्यान रखिएगा, रोबी में क्या बाइंड करता है? इट इज जीटीपी. रोबी के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको एक और आपको प्रोटीन मिलेगी, द ग्रीन इन कलर, along with the रोबी. देखो मैं ग्रीन कलर से प्रोटीन बना रहा हूं. दिस ग्रीन इन कलर, इट इज नथिंग बट द एक्टिन मॉलिक्यूल. यहां पर आपको एक्टिन मॉलिक्यूल मिलेगा. तो अगर आप एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच में देखें तो आपको टू मेजर प्रोटीन मिलेंगी. वन इज व्हाट अ रो बी एंड इज व्हाट एक्टिन. और अगर आप एक्रोसोम में देखेंगे तो आपको बिल्डिन मिलेगी. चलिए बताइए, तीनों प्रोटीन क्लियर हुई? कौन कहां पर है? जल्दी बोलिए. यस सर. ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करिएगा. सी हियर, अब हमारे पास क्या होगा? हमारे पास एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, मींस हमारे पास स्पर्म की एग जेली से बाइंडिंग होती है, कार्बोहाइड्रेट से बाइंडिंग होती है, एक्रोसोमल रिएक्शन होती है. तो आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है रिलीज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम. यहां पर एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज हो रहा है. तो द फर्स्ट कंपोनेंट इज ओवर. लेकिन क्या कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ी? यस, क्योंकि बिना कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन बढ़े एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं होती. तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन राइज करती हुई नजर आएगी. So there is what rise in the calcium ion concentration. Once the calcium concentration is rising, ध्यान सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं अब. Once the calcium ion concentration is rising, this rise in calcium ion concentration, this rise in calcium ion concentration will activate the ROBI. ROBI को एक्टिवेट कर देगी. ROBI का रोल क्या होता है? पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल. ये देखिए, एवरीथिंग इज सीक्वेंशियल. जरा यहां पर अगर आप दोबारा से इस डायग्राम पर आए तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आप देखिए तो हमारे पास कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन राइज कर रहा है. ये जो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन राइज करेगा, यहां पर रोबी को एक्टिवेट कर देगा. रोबी हमारे पास हेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, हेड साइटोसोल में तो है, ये रोबी को एक्टिवेट कर देगा. तो कैल्शियम आयन, द rise in calcium ion perform multiple functions. I repeat, the rise in calcium ion perform multiple functions. First, the acrosomal reaction. Second, the activation of the ROBI. और रोबी का रोल क्या है? पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल. तो जब हमारे पास जो एक्टिन मॉलिक्यूल हमारे पास नॉर्मली प्रेजेंट थे, यहां पर ग्रीन कलर को देखिए, यहां पर जब हमारे पास एक्टिन मॉलिक्यूल नॉर्मली प्रेजेंट थे, दे गो फॉर
polymerization, they will form one particular thread like region. Polymerization हुआ है ना, ये देखिए यहां पर अगर आप देखिए, मैं इसको फिर से मार्क करके दे रहा हूं, यहां पर अगर आप देखिए तो ये एक्टिव मॉलिक्यूल हमारे पास पॉलीमराइज हुआ है और पॉलीमराइज होकर एक पर्टिकुलर रीजन बनाकर दे रहा है जिसे हम बोलेंगे एक्रोसोमल प्रोसेस, जिसे हम बोलेंगे हियर द एक्रोसोमल प्रोसेस हियर। तो अब जब मुझे बताइए विच प्रोटीन will form the acrosomal process. I repeat, which protein will form the acrosomal process? It is actin molecule. Remember, the actin polymerization is needed to form the acrosomal process. और अगर आप एक्रोसोमल प्रोसेस को ध्यान से देखिए तो जो हमने यहां पर बिंडिन बताई थी, जो एक्रोसोमल प्रोटीन बिंडिन बताई थी, दैट बिंडिन इज गोइंग टू लोकेट हियर एट एक्रोसोमल प्रोसेस। आई रिपीट, द बिंडिन इज गोइंग टू लोकेट एट द एक्रोसोमल प्रोसेस। ये बिंडिन एक्रोसोमल प्रोसेस पर लोकेट होती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, दिस व्हाट द बिंडिन इज गोइंग टू बी लोकेटेड। समझ में आया क्या हुआ? यस यस सर। ये एक्रोसोमल रिएक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अभी फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन एक्रोसोमल रिएक्शन बनती हुई। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होती है? यानी एक्रोसोमल एंजाइम का रिलीज होना, एक्रोसोमल प्रोसेस का बनना। अब हमारे पास ये एक्रोसोमल प्रोसेस बनी है विद बिंडिन, राइट, विद बिंडिन। तो एक चीज बताइए, बिंडिन स्पर्म की प्रोटीन है या एग की? किसकी प्रोटीन है बिंडिन? So please remember the bindin is the sperm protein, not the egg protein. Bindin आपको कहां मिलेगी? एक्रोसोम में। बिंडिन लोकेट कहां होगी? एक्रोसोमल प्रोसेस पर। एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, तभी चीजें क्लियर होंगी। अब बिंडिन यहां पर लोकेट हो गई तो क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट? तो आप देखेंगे हमारे पास क्या चेंज आएगा। लिसन केयरफुली नाउ, हमारे पास क्या चेंज आएगा, इसको देखिएगा। ओके, लेट्स सी, तो हमारे पास क्या चेंज आने वाला है, इसको देखिएगा, राइट? तो अब जब चेक करेंगे ध्यान से देखिएगा, सी हियर। ओके नाउ देखिए, इस डायग्राम को दोबारा देखिए। अब अगर आप इस डायग्राम को दोबारा देखेंगे, मैं जहां मार्क करके दे रहा हूं, इसे देखिए क्या है, व्हाट इज दिस? ये जो हमारे पास बनता हुआ नजर आ रहा है, ये रीजन क्या है, व्हाट इज दिस? जिसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये देखिए, ये क्या है, मैं क्या बना रहा हूं, ये एक्टिन प्रोसेस। दिस इज एक्रोसोमल प्रोसेस, दिस इज एक्टिन पॉलीमराइजेशन, हमें ये नजर आ रही है। ओके, ये एक्रोसोमल प्रोसेस है। और इसी पर अब आप देखेंगे तो मैं आपको बिंडिन लोकेट होता हुआ दिखा रहा हूं। ये देखिए, बिंडिन लोकेट करा रहा हूं। अब वेरी गुड, अब सुनने आप, जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन हुई, एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज हुए, एग जेली डाइजेस्ट हो गई, इस पर मूव करेगा टुवर्ड्स इंटीरियर और व्हाइटलाइन मेम्ब्रेन के पास आ जाएगा। ये देखो, मूव कर रहा है, व्हाइटलाइन मेम्ब्रेन के पास आ रहा है। जैसे ही व्हाइटलाइन मेम्ब्रेन के पास आएगा, अगेन द कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज स्पेसिफिकेशन विल बी देयर। हर स्टेप पर हमारे पास स्पीसीज स्पेसिफिकेशन आता है। क्यों? क्योंकि वी वांट टू मेक श्योर द फर्टिलाइजेशन अकर्स बाय द सेम स्पीसीज गैमीट्स। इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। यानी हमारे पास जब इंटर स्पेसिफिक बोले, इंटर स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? डिफरेंट स्पीसीज में होने लगे, दैट शुड नॉट बी देयर। तो अब अगर यहां पर आप देखें तो हमारे पास क्या होगा, सी हियर, राइट? यहां पर आइए, ये देखिए आपके सामने एक्रोसोमल प्रोसेस का डायग्राम है। एक्रोसोमल प्रोसेस नजर आ रही है, एक्टिन फिलामेंट हमारे पास एक्रोसोमल प्रोसेस बना रहे हैं, बिंडिल लोकेट हो गई है, ये रही एग जेली जो डाइजेस्ट हो चुकी है। और आप देखिए तो जो एक्रोसोमल प्रोसेस है, सभी का ध्यान सामने, अगर आप देखेंगे तो जो एक्रोसोमल प्रोसेस है, एक्रोसोमल प्रोसेस आपको ये बनती हुई नजर आ रही है। और इसी एक्रोसोमल प्रोसेस पर आपको बिंडिन लोकेट होती हुई नजर आएगी। तो ये देखिए हमारे पास ये रही बिंडिन, राइट? मैं आपको बिंडिन लोकेट होता हुआ दिखा रहा हूं। सो दिस व्हाट अ बिंडिन इज, ये देखिए बिंडिन है, ये रही बिंडिन। और अब मैंने आपसे क्या बोला था? अगेन द कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज स्पेसिफिकेशन। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? तो अगर आप देखिए तो ये रही एग जेली, जिसको हम, जिस बैरियर को हम क्रॉस कर चुके हैं। तो एक बार ध्यान रखिएगा, टू क्रॉस द एग जेली बैरियर वी नीड एक्रोसोमल रिएक्शन। आई रिपीट, टू क्रॉस द egg jelly barrier we need acrosomal reaction, and then we reach near to the vitelline membrane। और जैसे हम vitelline membrane के पास पहुंचेंगे क्या होगा? The vitelline membrane having binding receptor, vitelline membrane having binding receptor, and the name of the receptor is what? EBR1,
द बिंडिन रिसेप्टर। तो एक बार समझिएगा, बिंडिन स्पर्म की प्रोटीन है whose receptors are present on the vitreous membrane। अब तक आपने क्या देखा था? अब तक आपने देखा था जब भी हमने रिसेप्टर की बात की थी तो रिसेप्टर स्पर्म पर थे, रिसेप्टर स्पर्म पर थे और मॉलिक्यूल एच से आ रहे थे। अब रिवर्स हो गया है, प्रोटीन स्पर्म की है, रिसेप्टर स्पर्म पर है। दिस इज म्यूचुअल रिकॉग्निशन। अब तक क्या था? एग जेली। अब तक हमारे पास एग डिसाइड करके दे रहा था, यानी कि हम मॉलिक्यूल रिलीज कर रहे हैं, वही स्पर्म आए। अब यहां पर स्पर्म डिसाइड करेगा कि मैं वही पहुंचाऊं जहां पर मेरी जरूरत है। ऐसा तो नहीं मैं किसी और एग जेली को डाइजेस्ट करके आ गया, राइट? This is mutual recognition. Both are going for the mutual recognition. That is what the fertilization is all about. So binding receptor present on the vitreous membrane. Now the binding bind to the receptor, right? और एक बात ध्यान रखिएगा, these receptor are not uniformly distributed. जैसा आप देख रहे हैं मैंने एक ही जगह पर रिसेप्टर दिखाया है, लिख दिया है। Binding receptors are not present everywhere. They are not uniformly distributed. They are present in clusters. ग्रुप में एक ही जगह पर होते हैं। अब बाइंडिंग होगी, बिंडिन ईबीआर पे बाइंड करेगा, बिंडिन ईबीआर पे बाइंड करेगा तो क्या होगा? दिस विल प्रमोट द फर्टिलाइजेशन। दिस इज द फाइनल आउटकम। दिस विल प्रमोट द फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ द मेम्ब्रेन। वंस द बिंडिन बाइंड टू द रिसेप्टर देयर विल बी द फर्टिलाइजेशन। बोलिए समझ में आया क्या बोला गया? जैसे यहां पर बोला दिस विल अलाउ द फ्यूजन। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो ये ध्यान रखना कि हमारे पास फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। प्लीज रिमेंबर दैट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए, राइट? अब एक बात बताइएगा, ध्यान सुनिएगा, हमने आपको क्या बताया था? चेक करिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमने आपको यहाँ पर जैसे बताया था कि हमारे पास जो गैमेट है दे आर रिलीज्ड आउटसाइड। ये देखिए नंबर ऑफ एग आर देयर, नंबर ऑफ स्पर्म्स आर देयर। तो हमने क्या करा? नंबर ऑफ एग और स्पर्म्स को बाहर रिलीज कर दिया। तो क्वाइट पॉसिबली एक एग के पास मल्टीपल स्पर्म पहुंचेंगे, राइट? मल्टीपल स्पर्म पहुंचेंगे तो स्पर्म्स आर रिलीज्ड इन थाउजेंड्स, इन मिलियंस। तो उस कंडीशन में क्या होगा? one egg can have the presence of multiple sperms, but for fertilization single sperm is needed. For fertilization single sperm is needed. तो एक चीज बताइए कैसे डिसाइड होता है कि हमारे पास सिंगल स्पर्म में सिंगल एग को फर्टिलाइज कर पाएगा, मल्टीपल ना कर? समझ में आ रहा है? मल्टीपल स्पर्म कैन नॉट फर्टिलाइज सिंगल एग। वी नीड द सिंगल स्पर्म टू फर्टिलाइज सिंगल एग। और अगर क्या हो कि मल्टीपल स्पर्म एक सिंगल एग को फर्टिलाइज कर दे तो यहां पर एक वर्ड आता है पॉलीस्पर्मी। क्या वर्ड बोला? पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है? व्हेन अ मल्टीपल स्पर्म फर्टिलाइज अ सिंगल एग, दैट इज पॉलीस्पर्मी। बट व्हाट इज हैपनिंग इन द पॉलीस्पर्मी अकर्स? यहां पर आइए, व्हाट वुड हैपन इन द पॉलीस्पर्मी अकर्स? जैसे ये देखिए, ये रहा oocyte, सामने दिखेगा, ये रहा oocyte और यहां पर लिखा है स्पर्म प्रोन्यूक्लियर है। तो स्पर्म में अगर आप देखो तो हमारे पास स्पर्म में यहां पर ईयर हमारे पास एग प्रोन्यूक्लियस है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिए हुए हैं 18। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, व्हाट वुड हैपन इफ द मल्टीपल स्पर्म फर्टिलाइज द सिंगल एग? क्या होने वाला है? तो इसके पहले आपको यह जानना होगा व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस और द ऑर्गेनेल्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्पर्म टू एग। तो चलिए जरा मेरी हेल्प करिए और मुझे बताइए, अगर फर्टिलाइजेशन हमारे पास होता है, दैट इज व्हाट फ्यूजन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द टू गैमेट्स बाय म्यूचुअल रिकॉग्निशन, तो स्पर्म एग को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूक्लियस। Nucleus and centriole. तो अगर आप देखें, ये मान लीजिए दिस व्हाट हियर द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट व्हाट द उलेमा, okay, that was the ulema, and here say this one is what the sperm, right? ये हमारे पास स्पर्म है जो फर्टिलाइजेशन हो रही है। अब हमें देखना है क्या प्रोवाइड कर रहा है। देखिए जब एक्रोसोम था वो तो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुका है, ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका है, उसने अपने एंजाइम्स को रिलीज कर दिया था। तो यहां पर देयर इज नो एक्रोसोम हियर, यहां पर कोई एक्रोसोम हमारे पास नहीं, ओके। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास यहां पर अब क्या होगा, स्पर्म जब यहां पर हमारे पास एक्रोसोम नहीं है, द बिलो द एक्रोसोम वाज द न्यूक्लियस, तो यहां पर समझिए हमारे पास न्यूक्लियस रिलीज होगा जिसे बोलेंगे मेल प्रो न्यूक्लियस।
रिमेंबर दिस व्हाट अ मेल प्रोन्यूक्लियस, ये रिलीज होगा। ओके, और क्या होगा, तो बिलो द नेक, बिलो द न्यूक्लियस देयर वाज द सेंट्रियोल, तो यहां पर सेंट्रियोल रिलीज किया जाएगा। सर्टेन अमाउंट ऑफ वेरी वेरी लेस, राइट, वेरी लेस अमाउंट ऑफ साइटोसोल भी रिलीज होता है। स्पर्म का साइटोसोल भी, एक तो स्पर्म में साइटोसोल ऑलमोस्ट नील होता है, so very less amount of cytosol will be released into the sperm, right, or into the egg, है ना। और ध्यान समझिएगा, यस हमारे पास यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी रिलीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी रीच करते हैं। तो अगर आप ध्यान से समझें तो हियर different molecule or organelle or substances provided by the sperm to the egg starting with the nucleus to centriole to the cytosol and the mitochondria। अब आउटकम देखिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया विल बी डिस्कार्डेड, इनको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, इनका कोई रोल नहीं है। So once the male mitochondria reach into the region of egg, they will be discarded. They have no role whatsoever. Please listen carefully. यानी अब जब जाइगोट बनेगा, फर्टाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और आगे हमारे पास जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो फीमेल्स के होंगे, यानी वो फीमेल गैमीट के होंगे। देयर इज नो रोल ऑफ द मेल माइटोकॉन्ड्रिया, पहले ये जान लो। अच्छा, अब अगर सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल का रोल क्या है, तो एक बात समझिए, सेंट्रियोल, लिसन केयरफुली नाउ, सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पिंडल फॉर्मेशन, यानी अब अगर हमारे पास जायगोट डिवाइड करेगा तो वहां पर जो स्पिंडल बनने वाले हैं वो मेल सेंट्रियोल से बनते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन इज नॉट अबाउट द ओनली द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर, मेल एंड फीमेल, बट अदर ऑर्गेनली एज वेल, एंड वन ऑफ द मेजर ऑर्गेनली, ध्यान सुनिए मैं क्या कहने वाला हूं, one of the major organelle that is functional in females, in female gamete is what the male centriole besides the nucleus। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास जाइगोट बना है और जाइगोट डिवाइड कर रहा है, चलिए अगर जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहां पर मेरे पास जैसे हियर इज द एग, हियर इज द स्पर्म, अब मेरे पास जाइगोट बन गया। अब जाइगोट हमारे पास 2 सेल स्टेज को फॉर्म कर रहा है, तो यहां पर जो मेरे पास, ध्यान सुनिएगा, यहां पर जो डिवीजन हुए हैं, यहां पर जो माइक्रोट्यूब्यूल या स्पिंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट फॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ द मेल सेंट्रियोल, नॉट द फीमेल। लेकिन यहीं पर जो माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है, दैट आर कंप्राइज्ड ऑफ फीमेल्स। ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द न्यूक्लियस। अब अगर आप यहां पर जैसे ये रीजन हमारे पास किसका है, एग का, और अगर एग को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर हमारे पास फीमेल, राइट, प्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। पर अब ध्यान समझिएगा, इफ यू सी द फीमेल एंड मेल प्रो न्यूक्लियस बोथ आर इनर्ट, अभी ये फंक्शन नहीं कर सकते, तो इमीडिएटली फ्यूजन कभी नहीं होता। मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो चुका है, दिस इज व्हाट मेम्ब्रेनस फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन इमीडिएटली न्यूक्लियाई मेल एंड फीमेल नॉट गो फॉर द फ्यूजन, नॉट गो फॉर द सिंगेमी, इमीडिएट कभी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, रीजन ये, दैट इज व्हाट द फीमेल प्रोन्यूक्लियस अरेस्टेड फेज में है, पहले इसकी अरेस्टिंग फेज हटानी होगी, और मेल प्रोन्यूक्लियस इनर्ट है। नाउ द ब्यूटी, समझना मैं क्या कहने वाला हूं, द ब्यूटी इज, ध्यान सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, ब्यूटी इज द मेल साइटोसॉल, ध्यान सुनना, द मेल साइटोसॉल हैविंग द कैल्शियम आइंस, क्योंकि रिमेंबर कैल्शियम आयन, अभी मेल में हम कैल्शियम आयन को बढ़ाते जा रहे थे, रिमेंबर इंक्रीजिंग कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन द व्हाट रिलेटिवली अल्कलाइन मीडियम, तो मेल के साइटोसॉल में कैल्शियम आयन प्रेजेंट है। These calcium ions are needed to remove the arrested phase। इस अरेस्टेड फेज को हटाने के लिए इन कैल्शियम आयन की जरूरत है, यानी जो मेल से साइटोसॉल आ रहा है और मेल से मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर दिए जाएंगे, तो मेल यहां पर सर्टेन फैक्टर प्रोवाइड करेगा जो फीमेल प्रो न्यूक्लियस में जो अरेस्टिंग फेज है वो रिमूव हो, 1 पॉइंट। और ध्यान समझिएगा, ऐसे ही फीमेल साइटोसॉल में हमारे पास सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे दैट इज नीडेड फॉर द मेल प्रोन्यूक्लियस टू बी एक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ, साइटोसॉल ऑफ द गैमीट्स
cytosol of the gametes will activate each other nucleus. The male cytosol is needed for the female nucleus, and the female egg cytosol is needed for the male pronucleus. तभी ये फंक्शन कर पाएंगे, इनकी इनर्टनेस, इनका अरेस्टिंग फेज दूर हो पाएगा। और यहां पर किस मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, यानी मेल न्यूक्लियस, राइट, मेल न्यूक्लियस फीमेल से किस मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस कर रहा है, किस मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये आज नहीं कल की क्लास में आ पाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए दोनों हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो हमने क्या समझा, द मेल विल प्रोवाइड द न्यूक्लियस, द मेल विल प्रोवाइड द सेंट्रियोल, द मेल विल प्रोवाइड द साइटोसॉल, देयर इज नो रोल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यस, माइटोकॉन्ड्रिया एंटर बट देयर इज नो रोल। चलिए ये जान लीजिए, यानी सेंट्रियोल भी आता है, इसको ध्यान रखना है। और सेंट्रियोल स्पिंडल बनाएगा, सेंट्रियोल डिवीजन प्रमोट करेगा। यहां तक बताइए समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, अब आगे सुनते रहिए। अब मैं वही आपसे बोल रहा हूं कि अगर यहां पर आ जाइए, अब क्या हो कि अगर हमारे पास यहां पर एग है और यहां पर मल्टीपल स्पर्म फर्टिलाइज कर दें, एक बात समझिए, अगर ये कंडीशन पॉलीस्पर्मी है, राइट, दैट इज व्हाट द पॉलीस्पर्मी इज। और अगर हमारे पास ये पॉलीस्पर्मी है तो क्या होगा, नॉट ओनली द न्यूक्लियाई, यहां पर देखिए, नॉट ओनली द न्यूक्लियाई विल बी देयर बट आल्सो द सेंट्रियोल्स आर देयर। ये देखिए यहां पर सेंट्रियोल भी आ रहा है, येलो कलर को देखिए, यहां पर सेंट्रियोल भी आ रहा है। अब एक बात समझिएगा, ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। पहले हम देखते हैं कि ये एक एग है जिसमें सिंगल स्पर्म ने फर्टिलाइजेशन किया, तो हमारे पास एक सेंट्रियोल एंटर करेगा। सेंट्रियोल का कलर चेंज कर रहा हूं, मेल का कलर चेंज कर रहा हूं, जिससे कि हमें पता चले कौन कहां पर आया। ये रहा स्पर्म, ये रहा सेंट्रियोल। मैं न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा हूं, सेंट्रियोल की बात करेंगे। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा तो हमारे पास अपोजिट पोल बनेंगे और ये इस तरह से स्पिंडल बनता हुआ नजर आएगा, और ऐसे ही क्रोमोसोम्स यहां पर अरेंज होते हुए नजर आएंगे। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर पॉलीस्पर्मी हुई तो क्या होगा, मल्टीपल सेंट्रियोल, पर स्पर्म एक सिंगल सेंट्रियोल एंटर करेगा। तो मान लीजिए हमारे पास यहां पर 2 स्पर्म एक सिंगल एग को फर्टिलाइज कर दे रहे हैं, तो यहां पर 2 सेंट्रियोल आएंगे, 2 सेंट्रियोल आएंगे, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल स्पिंडल इस तरह से बनते हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि हर सेंट्रियोल एक स्पिंडल की फॉर्मेशन करेगा। तो एक चीज बताइए, अगर मल्टीपल सेंट्रियोल होंगे, मल्टीपल स्पिंडल होंगे, तो क्रोमोसोम्स अरेंज कहां होंगे, क्रोमोसोम किस तरह से डिवीजन लेंगे? हमारे पास क्रोमोसोम्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं जा पाएंगे। सेल साइकिल भी याद करिए, मैंने आपको क्या समझाया था। अगर सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं तो अपोजिट पोल से यहां पर आकर, हमारे पास यहां पर अपोजिट पोल से आकर हियर हमारे पास स्पिंडल अरेंज होते हैं, ये होता है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास एक स्पिंडल यहां फॉर्म हो रहा है और एक स्पिंडल यहां फॉर्म हो रहा है, तो स्पर्म दैट इज व्हाट अ क्रोमोसोम हमारे पास यहां भी अरेंज होना चाहेंगे, यहां पर भी हो रहे होंगे। देयर विल बी नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम। इसीलिए अगर समझिए, अगर पॉलीस्पर्मी है, then in case of polyspermy, multiple centriole enter the egg, multiple centriole result in multiple spindle, and there will be no equal distribution of chromosomes. That's why unviable embryo will be developed. यहां पर देखिए 24, यहां पर 34, यहां पर 32, यहां पर 18 नंबर ऑफ डिफरेंट सेल डिफरेंट क्रोमोसोम को लेकर मूव करेंगी। दिस कांट बी वायबल, द एम्ब्रियो कांट सर्वाइव, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। तो पहले आपने क्या समझा, पॉलीस्पर्मी क्या होता है, व्हेन द मल्टीपल स्पर्म फर्टिलाइज अ सिंगल एग, दैट इज पॉलीस्पर्मी। प्रॉब्लम कहां आएगी, मल्टीपल सेंट्रियोल एंटर होंगे, मल्टीपल सेंट्रियोल एंटर होंगे, मल्टीपल स्पिंडल बनेंगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम नजर आएगा, एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं कर सकता। दैट इज द प्रॉब्लम विद द पॉलीस्पर्मी। सो देयर इज अ नीड टू prevent the polyspermy. So now the next topic will be prevention of polyspermy. ये बताइए पॉलीस्पर्मी क्या है, पॉलीस्पर्मी की प्रॉब्लम क्या है, ये क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. एक एक डाउट, एक एक पॉइंट पढ़ने ना, मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता क्वेश्चन कहां बनेगा, पर आई वांट अ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द क्लास। दिस इज माय ओनली एम, राइट? इसलिए जो मैं बताता रहता हूं उसको ध्यान रखना, राइट? मैं ये कभी नहीं कहता कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, राइट? मैं ये चाहता हूं कि क्वेश्चन क्लास से आए बस। हाँ, लेकिन अगर हम टॉपिक की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ें और ढंग से पढ़ें
तो आप देखेंगे क्वेश्चन हो जाते हैं। सो ध्यान समझिएगा, नाउ प्रिवेंशन, राइट, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, इसको अब आप ध्यान से पढ़ेंगे। प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, ओके। चलिए, तो प्रिवेंशन मतलब क्या, हमें पॉलीस्पर्मी को रोकना है। तो जैसे मैं समझा रहा हूं, देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, दिस व्हाट द एग इज, दिस व्हाट द एग इज, और ध्यान से समझिए, दिस इज राइट नाउ अनफर्टिलाइज्ड एग। लिसन केयरफुली नाउ, पहले आप देखेंगे क्या चेंज आ रहा है, दिस व्हाट अनफर्टिलाइज्ड एग। और अगर आप अनफर्टिलाइज्ड एग को ध्यान से देखें, अनफर्टिलाइज्ड एग को ध्यान से देखें, तो अनफर्टिलाइज्ड एग जस्ट लाइक एनी सेल, तो आपको यहां पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिलेगा। किसी भी सेल में एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, आपको यहां पर भी मिलेगा, दैट इज व्हाट इनसाइड नेगेटिव, राइट। आपको यहां पर मिलेगा, दैट इज व्हाट इनसाइड नेगेटिव, जो किसी भी सेल के लिए होता है, एंड द आउटसाइड पॉजिटिव। तो आपको यहां पर इस तरह से एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिलेगा, एंड इफ यू मेजर दिस पोटेंशियल, right, then you will find this is close to the -70 millivolt, गिव और टेक। आपको इतना, आपको एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिलेगा, किसी भी सेल में मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिलता है। मैं आपको अलग से क्लास लूंगा फिजियो में, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझाऊंगा कैसे जनरेट हो रहा है, एंड एक्सटर्नल पोटेंशियल एंड ऑल। अभी मैं केवल मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वर्ड यूज नहीं किया है, मैंने मेम्ब्रेन पोटेंशियल वर्ड यूज किया है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द सेल इज अबाउट -70 मिलीवोल्ट। ये भी ध्यान रखिएगा, मैं अनफर्टिलाइज्ड एग की बात कर रहा हूं। नाउ अब हमारे पास क्या होता है, स्पर्म इज अवेलेबल, हमारे पास स्पर्म यहां पर आ जाते हैं, हमारे पास यहां पर फर्टिलाइजेशन यहां पर हो जाता है, स्पर्म्स आर अवेलेबल एंड द फर्टिलाइजेशन विल बी देयर, ओके। और अगर स्पर्म और फर्टिलाइजेशन हमारे पास होगा तो उस कंडीशन में क्या नजर आएगा, ध्यान से देखिएगा, सभी देखेंगे। देखिए यहां पर हमने क्या किया, हियर ये रहा कंप्लीट एग, राइट। और चूंकि फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर आप देखेंगे, हियर दिस वाज द प्रेजेंस ऑफ द स्पर्म, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन ऑफ द मेम्ब्रेन, और ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन हुआ। प्लीज रिमेंबर, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, राइट, समथिंग हैपेंस, एंड व्हाट इज व्हाट, लिसन केयरफुली नाउ, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, समथिंग हैपेंस, एंड दिस इज व्हाट द ओपनिंग ऑफ, लिसन केयरफुली नाउ, द ओपनिंग ऑफ सोडियम आयन चैनल्स। इसको ध्यान से पकड़िएगा, फर्टिलाइजेशन प्रमोट्स द ओपनिंग ऑफ सोडियम आयन चैनल वेयर एट उलेमा, और उलेमा क्या होता है, द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। व्हाट इज उलेमा, दैट इज व्हाट द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इमीडिएटली हमारे पास सोडियम आयन चैनल यहां पर ओपन हो जाते हैं। तो सोडियम आयन चैनल्स अगर ओपन हो रहे हैं, तो आपको यहां पर सोडियम आयन चैनल्स भी दिखाने पड़ेंगे। तो ये देखिए, हमने यहां पर सोडियम आयन चैनल्स इस तरह से बनाकर दिखाए, these are nothing but the sodium ion channels, right, these are sodium ion channels। और अगर सोडियम आयन चैनल ओपन होंगे, क्या होगा, इमीडिएटली द सोडियम आयन स्टार्ट मूविंग इन, सोडियम आयन सेल्स में एंट्री लेने लगेंगे। तो प्लीज रिमेंबर, जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मैं यहां लिख रहा हूं, just after fertilization there is what opening of sodium ion channel, allow, listen, allow sodium ion influx। यहां पर हमारे पास सोडियम आयन इनफ्लक्स होगा, सोडियम आयन अंदर जाएंगे, इन अंदर जाना, फ्लक्स मींस मूवमेंट, हमारे पास सोडियम आयन अंदर जाएंगे। और जैसे ही सोडियम आयन अंदर जाएंगे, सोडियम आयन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लेकर जाएंगे, देयर विल बी रिवर्सल ऑफ चार्ज। यहां पर देखिए, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड और नेगेटिव चार्ज इनसाइड था, इसीलिए यहां पर हमने बोला था -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट। लेकिन अगर आप अब देखिए, चूंकि सोडियम आयंस दे आर मूविंग इन, नेचुरल विल बी, जो सोडियम आयन है अंदर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज को अंदर लेकर गए, जस्ट रिवर्सल ऑफ चार्ज अकर्स, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इनसाइड और नेगेटिव चार्ज आउटसाइड आपको नजर आएगा। दैट इज व्हाट हैपेन जस्ट इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट। और इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस, इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सल ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, लिसन केयरफुली नाउ, डीपोलराइजेशन, राइट। दिस इज व्हाट रेफर्ड एज, अगर इस स्टेट को पोलराइज्ड स्टेट बोला जाएगा, यानी जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, इनसाइड नेगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव है, इसे पोलराइज्ड स्टेट बोला जाएगा। तो रिवर्सल ऑफ चार्ज को हम क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन।
अब एक चीज बताइए, सभी ध्यान सुनेंगे और बताएंगे। जब फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म की बाइंडिंग से पहले, स्पर्म के फ्यूजन से पहले हमारे पास जो चार्ज था वो हमारे पास क्या था? इनसाइड नेगेटिव, आउटसाइड पॉजिटिव। सो व्हेन द एग मेम्ब्रेन concentrate, when the egg membrane is at polarized state, having inside negative, then it promotes fertilization. क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहां होता हुआ नजर आ रहा है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले कंडीशन क्या थी? दैट इज पोलराइज्ड स्टेट। फर्टिलाइजेशन से पहले कंडीशन क्या थी? इनसाइड नेगेटिव, आउटसाइड पॉजिटिव। इस स्टेज में फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन रिजल्ट क्या हुआ? रिवर्सल ऑफ चार्ज। फर्टिलाइजेशन में रिजल्ट क्या हुआ? डीपोलराइजेशन। तो बताइए अब फर्दर हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो पाएगा या नहीं? क्या कोई, अगर मान लीजिए यहां पर मैं नियर बाय एक और स्पर्म को यहां ले आऊं, राइट, यहां पर मान लीजिए नियर बाय स्पर्म को यहां पर एक और मैं ले आऊं, तो क्या फर्टिलाइजेशन अब हो पाएगा? ये फर्टिलाइज कर पाएगा? No, sir. नहीं, क्योंकि अब जो रिवर्सल ऑफ चार्ज है, ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इट विल नॉट सपोर्ट द फर्टिलाइजेशन। इसीलिए अब फर्दर फर्टिलाइजेशन रोक दिया जाएगा। दैट इज व्हाट द प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। और ध्यान रखिए, क्योंकि ये इमीडिएट हो रहा है, जस्ट आफ्टर वर्ल्ड दिया गया है, ये इमीडिएट हो रहा है, इसीलिए ध्यान सुनिएगा, दिस इज व्हाट रेफर्ड एज द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज नोन एज फास्ट ब्लॉक, राइट? दिस प्रोसेस इज नोन एज फास्ट ब्लॉक बिकॉज दिस is going to happen just immediately after fertilization. So please remember, fast block is sodium ion dependent. एक ही वर्ड पे ध्यान देना, fast block is sodium ion dependent. Because of the fast block, depolarization occurs. Because of the fast block, depolarization occurs. Because of the fast block, reversal of charge occurs. Because of the fast block, sodium ion influx occurs. Because of the fast block, sodium ion influx occurs, and inside of the cell membrane, positive charge will be there. जैसे कि फर्दर कोई, जैसे ही कोई स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, फ्यूजन करेगा, तो फर्दर ना कर पाए उसके लिए डिपोलेशन नजर आता है। उसके लिए डिपोलेशन नजर आता है, इसको ध्यान रखिए। अब अगर हमारे पास ऐसा हुआ तो रिजल्ट क्या होगा? अब फर्दर नहीं हुआ, लेकिन एक देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज इट? इट इज टेम्परेरी। ध्यान समझिएगा, ये हमारे पास टेम्परेरी फिनोमिनन है। और टेम्परेरी फिनोमिनन क्यों है? क्योंकि सेल में सोडियम पोटेशियम एटीपी होता है, सोडियम आयन अंदर आएंगे तो ये बाहर भी ले जाएंगे, ये हमेशा थोड़ी बना रहेगा डिपोलाइजेशन। सेल दोबारा अपने पोलराइज स्टेट में जाना चाहिए, बैक टू पोलराइज स्टेट। ये टेम्परेरी होता है, तो ये इमीडिएट तो रोक देगा, लेकिन अगर हम केवल फास्ट ब्लॉक डिपेंडेंट हुए तो दोबारा से फर्टिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि ये टेम्परेरी है। सो वी नीड अनदर परमानेंट मैकेनिज्म of prevention of polyspermy. That's why we move to the second one, and that is what? Slow block, right? इसीलिए अब हमें यहां पर सेकंड प्रोसेस को पकड़ना पड़ेगा, दैट इज व्हाट? स्लो ब्लॉक। हमें स्लो ब्लॉक पर जाना होगा। लेकिन पहले बताइए, क्या फास्ट ब्लॉक समझ में आया? मैंने क्या बोला? व्हाट इज द फास्ट ब्लॉक? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब जरा स्लो ब्लॉक की तरफ चलते हैं। अच्छा, जरा मुझे क्लियर कर दीजिए, फास्ट ब्लॉक इज सोडियम आयन डिपेंडेंट, कैल्शियम आयन डिपेंडेंट? Sodium ion. Sodium ion dependent. ओके, नाउ टेल मी, अब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, टेल मी ट्रू और फॉल्स। टेल मी ट्रू और फॉल्स। Depolarization of the egg membrane promotes fertilization. False. False. इसको इस तरह से ध्यान रखिएगा कि क्या वर्ड आ रहा है, यहीं पर ये स्टेटमेंट बनते हैं। अच्छा चलिए फिर से बताइए, हम अगर इनिशियली हमारे पास क्या था? -70 मिली वोल्ट। अब हमारे पास पॉजिटिव अंदर गया तो हमारे पास डीपोलेशन हुआ है, रिवर्सल ऑफ चार्ज हुआ है, ये पॉजिटिव वैल्यू की तरफ गया है, पॉजिटिव +20 मिली वोल्ट हमने ले लिया। इनिशियली -70 मिली वोल्ट था, इनसाइड नेगेटिव था, तो -70 मिली वोल्ट। अब डीपोलेशन हुआ, रिवर्सल ऑफ चार्ज +20 मिली वोल्ट। तो नाउ टेल मी, व्हिच कंडीशन विल प्रमोट प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी? ध्यान सुनिएगा, मेरे क्वेश्चन में ध्यान सुनिएगा। व्हिच कंडीशन विल प्रमोट प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी? इट इज इनसाइड मोर नेगेटिव और इट इज इनसाइड मोर पॉजिटिव? Inside more positive. ध्यान रखिएगा, जब इनसाइड पॉजिटिव होगा वो प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी पर ले जाएगा, अगर इनसाइड नेगेटिव है वो फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करेगा, वो पॉलीस्पर्मी को प्रमोट कर देगा।
So please remember, when the plasma membrane is inside more positive, that will prevent the polyspermy. लैंग्वेज पे ध्यान देना। ये अब फास्ट ब्लॉक था, ना कम टू स्लो ब्लॉक। चलिए जरा स्लो ब्लॉक के लिए अब आप यहां पर हियर पहले जरा ये देख लीजिए, यहां पर ये सेकंड में वैल्यू दी गई है, राइट, हियर द वैल्यूज आर इन सेकंड्स। और आप क्या देख रहे हैं, यहां पर देखिए तो हमारे पास -50 से नीचे है, तो ये -70 मिली वोल्ट है। जैसे हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पर्म इज व्हाट एडेड। ध्यान देखिए, स्पर्म इज व्हाट एडेड। एडेड होने के बाद आप क्या देख रहे हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो रहा है। जो -70 मिली वोल्ट था वो हमारे पास बढ़कर पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है। ये देखिए 0, फिर आगे पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और अगर आप 0 से देखें तो थोड़ा सा ऊपर गया है, राइट। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास +10 या +20 तक हम जा सकते हैं। दैट इज व्हाट द change in the potential when the fertilization is occurred. Value turns from negative to positive. इसको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? Yes, sir. राइट। नाउ कम टू द स्लो ब्लॉक। स्लो ब्लॉक को यहां पर समझिए, नॉट हियर। चलिए स्लो ब्लॉक को समझाता हूं, ध्यान सुनिएगा क्या बताया जा रहा है। स्लो ब्लॉक, प्लीज रिमेंबर, फर्स्ट द फास्ट ब्लॉक विल अकर, नाउ द स्लो ब्लॉक विल अकर। स्लो ब्लॉक को देखिए। स्लो ब्लॉक को समझने से पहले आपको एक को दोबारा देखना होगा। यहां पर देखिए ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहां पर फ्यूजन होता हुआ नजर आ रहा है, एग मेम्ब्रेन से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ये जो हमारे पास लेयर है दैट इज व्हाट अ ऊलेमा। यहां पर आपको ऊलेमा नजर आ रही है, राइट। येलो कलर हमारे पास क्या है, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, और रेड कलर से हमारे पास क्या है, द एग जेली। रिपीट नहीं कर रहा हूं, कुछ समझाना है। बिलो द ऊलेमा जो हमारे पास है उसके ऊपर देखिए तो आपको यहां पर कुछ बॉडीज नजर आ रही हैं। क्या कुछ नजर आया यहां पर? Yes, sir. दीज आर व्हाट, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या है ये, जल्दी बोलिए क्या है ये? Cortical granules. और अगर आप देखें तो ये दीज आर, और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, और इनके अंदर देखें तो सर्टेन सब्सटेंसेस फिल्ड है, इनको बोलेंगे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स सब्सटेंसेस, और द कंटेंट प्रेजेंट इन द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो इसी डायग्राम को अब मैं आपके सामने यहां पर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले आप डायग्राम देखेंगे तो अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास यहां पर क्या है, हियर वी हैव व्हाट, दिस इज व्हाट द ऊलेमा। ये हमारे पास ऊलेमा है। मैं केवल ऊलेमा बना रहा हूं, बाहर हमारे पास वाइटल मेम्ब्रेन, एग जेली सब कुछ होगा। मैं केवल आपको ऊलेमा के अंदर ले चल रहा हूं, तो मैं टाइम बचाने के लिए अंदर जा रहा हूं, राइट। तो अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। मैं एक तरफ बना के दिखा दे रहा हूं, पूरी सब जगह होंगे। चलिए पूरे बना दे रहा हूं, इससे डाउट ना आए, नहीं तो कहेंगे सर बाकी जगह कहां गए। तो मैं आपको बना दे रहा हूं, यहां पर हियर हमारे पास कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहां पर प्रेजेंट है। हियर वी हैव द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, राइट। यहां पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहां पर प्रेजेंट है, और ये रहे कॉर्टिकल कंटेंट। और अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके आउटसाइड हमारे पास क्या होगा, इसके आउटसाइड हमारे पास यहां पर ये व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन आपको इस तरह से नजर आएगी। दिस व्हाट अ व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, राइट। पूरे में बना लेंगे, पूरे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो द बिलो द व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन एंड अबव द व्हाट, द एग मेम्ब्रेन, हियर वी हैव द स्पेस, जिसे मैंने येलो कलर से फिल्ड किया। अगर आप इस स्पेस को देखेंगे देन दिस स्पेस इज नथिंग बट पेरी वाइटलाइन स्पेस। यहां पर हमारे पास एक स्पेस होता है दैट इज व्हाट पेरी वाइटलाइन स्पेस, द पी पेरी वाइटलाइन वी एस पीवीएस। हियर वी हैव द प्रेजेंस ऑफ पेरी वाइटलाइन स्पेस, ओके। ये स्ट्रक्चर है, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, लाइक दिस, ठीक। अब देखिएगा, नाउ हमारे पास फर्टिलाइजेशन होता है, वी हैव द फर्टिलाइजेशन, समझिएगा। नाउ द फर्टिलाइजेशन अकर्स, राइट। हम लिख दे रहे हैं फर्टिलाइजेशन अकर्स। जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो यहां पर ये देखिए, जैसे ही हमारे पास यहां पर एक जगह हमारे पास फर्टिलाइजेशन होता हुआ नजर आएगा, तो हमने एक स्पेस छोड़ा ये बताने के लिए कि फर्टिलाइजेशन होने वाला है, ओके। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास फर्टिलाइजेशन हुआ है हियर, ये यहां पर हम अब स्पर्म बनाएंगे, तो दिस व्हाट स्पर्म इज, यहां पर हमने स्पर्म बनाया, ये फर्टिलाइजेशन हो गया। और आपको क्या बताया था, वंस द फर्टिलाइजेशन अकर द स्पर्म विल प्रोवाइड समथिंग टू द एग, जिसमें एक न्यूक्लियस था, एक सेंट्री होता है, लेकिन आपको ये बताया था साइटोसॉल भी होता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइटोसॉल। ये स्पर्म साइटोसॉल रिलीज हुआ है, मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन ऑफ द साइटोसॉल इज मच लेस बट स्टिल सर्टेन साइटोप्लाज्म ऑफ द स्पर्म रीच टू द एग, वेरी माइन्यूट, वेरी लेस, but yes it will reach.
And the most important aspect of this cytoplasm is having the presence of one particular enzyme, PLC-zeta. ध्यान समझिए, इस पर्टिकुलर साइटोसॉल में एक एंजाइम भी रिलीज किया जाता है जो ब्लैक कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, दैट इज व्हाट PLC-zeta. So the sperm here will provide the PLC-zeta through its cytosol to the egg. यहां तो बताइए, समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यहां पर मैं कोई चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, नथिंग. मैं स्लो ब्लॉक पर हूं. फास्ट ब्लॉक में मुझे चार्ज की जरूरत होती है, फास्ट ब्लॉक में मुझे सोडियम आयन की जरूरत होती है. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द PLC-zeta. अब आप जानते हैं, मैंने आपको सेल सिग्नलिंग में पढ़ा हुआ है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट PLC, द फॉस्फोलिपिड C, PLC का आइसोफॉर्म कोई भी हो, चाहे वो गामा हो, बीटा हो, जीटा हो, कोई भी हो, PLC-zeta ऑलवेज टेक एक्शन ऑन द मेम्ब्रेन बाउंड लिपिड, एंड द मेम्ब्रेन बाउंड लिपिड इज व्हाट? PIP2. So the PIP2 present on the egg plasma membrane. PIP2 present over the egg plasma membrane, but the PIP2 get digested by PLC-zeta come from the sperm. तो एक तरह से देखिए, स्पर्म खुद बोल दे रहा है कि मैं प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी करूंगा, क्योंकि स्पर्म PLC-zeta दे रहा है. PLC-zeta PIP2 पर एक्शन लेगा, स्लो ब्लैक को इनिशिएट कर देगा. यानी जो स्पर्म पहले फर्टिलाइज करेगा वो खुद श्योर करेगा कि दोबारा फर्टिलाइजेशन ना हो, वो खुद श्योर करेगा कि पॉलीस्पर्मी ना हो. जरा यहां आइए, फास्ट ब्लॉक एग का रोल था. यानी देखिए, जब हम प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी पढ़ते हैं ना, तो पहले जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो एग बोलेगा चलो मैं इमीडिएट रोकता हूं. कैसे एग ने रोका? एग ने सोडियम आयन को अंदर लाया, एग ने सोडियम आयन चैनल को ओपन किया. जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, एग ने अपने मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज कर लिया. तो जो प्रोसेस पॉलीस्पर्मी स्टार्ट हो रही है, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी स्टार्ट हो रही है, वो एग से हो रही है. एग बोल रहा है मैं पॉलीस्पर्मी रोक रहा हूं, लेकिन एग साथ ही साथ क्या बोलेगा? मैं टेम्परेरी कर सकता हूं. तो स्पर्म बोलेगा ओके तुम पहले रोको, बाद में मैं रोकता हूं. कैसे? स्पर्म ने जैसे ही स्पर्म ने फर्टिलाइजेशन लिया, एग ने बोला चलो मैं पोटेंशियल चेंज कर रहा हूं, जिससे फर्दर कोई स्पर्म ना आया. अब जैसे जब तक कोई फर्दर स्पर्म नहीं आ रहा था, तब तक क्या हुआ? जिस स्पर्म ने फर्टिलाइजेशन किया वो PLC-zeta ले आया, उसे PIP2 को हाइड्रोलाइज किया. PIP2 हाइड्रोलाइज किया तो IP3 आया. IP3 आया, उसने कैल्शियम आयन को रिलीज करा लिया. यानी हमारे पास अब एग में कैल्शियम आयन बढ़ने लगे. ये जो कैल्शियम आयन बढ़े हैं, ये एग के खुद के रिजर्व के हैं. IP3 SCR से ला रहा होगा, आपको हमने सेल सिग्नलिंग में पढ़ाया. IP3 SCR से कैल्शियम आयन लाएगा. तो स्पर्म मीडिएटेड PLC-zeta hydrolyze egg PIP2 to release more calcium ion from the cell itself. और जैसे ही कैल्शियम आयन बढ़े क्या होगा? अब ध्यान सुनना, जैसे ही कैल्शियम आयन बढ़े क्या होगा? जो यहां पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे, दे आर गोइंग टू फ्यूज. ये देखो, जैसे ही कैल्शियम आयन बढ़े क्या होगा? कैल्शियम आयन का बढ़ना जितने भी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहां पर प्रेजेंट थे उनको फ्यूज करा देगा. ये देखो, हम फ्यूज कराते हुए दिखा रहे हैं, राइट? दिस व्हाट अ फ्यूजन. कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज करते हुए नजर आ रहे हैं, राइट? ये देखो, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज करते हुए नजर आ रहे हैं, लाइक दिस. पूरे में होंगे, और मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूं. डायग्राम देखो, नजर आएगा. यहां पर देखो, यहां पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को देखो, और यहां पर देखो. दैट व्हाट अ फ्यूजन इज. जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज कर जाएंगे, और फ्यूज करेंगे तो देखो यहां पर ब्लैक कलर को देखो, अपने कंटेंट को पेरीवाइटल स्पेस में रिलीज कर देंगे. दिस व्हाट द पेरीवाइटल स्पेस. तो यहां पर ये रिलीज कर देंगे. तो अब आप ध्यान से देखो, तो हमारे पास क्या होगा? हियर, यहां पर जैसा मैंने आपको बना के दिखाया था, मैं फिर से बता रहा हूं, ये हमारे पास क्या है? दिस व्हाट अ व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, और यहां पर कंटेंट को रिलीज किया. देखिए मैं कंटेंट रिलीज कर रहा हूं, देखिए कंटेंट रिलीज हो रहे हैं. जहां पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज करेंगे वहां पर हमारे पास कंटेंट रिलीज होंगे. और जब ये कंटेंट रिलीज होंगे, ध्यान से समझिए, दीज आर हाईली विस्कस कंटेंट. मेरे वर्ड को पकड़ना, दीज आर हाईली विस्कस कंटेंट, एब्सॉर्ब वाटर. पेरीवाइटल स्पेस में जो वाटर प्रेजेंट है, एब्सॉर्ब वाटर एंड बिकम सॉलिडिफाइड. जस्ट इससे समझिए, जैसे सीमेंट है, सीमेंट को जैसे ही मॉइस्चर मिलेगा वो अपने आप को सॉलिडिफाई कर ले जाएगा. यहां पर अब ध्यान से समझना, यहां पर हमारे पास क्या होगा? एक सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर बनने लगेगा. ये देखो, ये कॉर्टिकल कंटेंट है जो सॉलिडिफाइड हो रहे हैं. पूरे में होंगे, मैं
टाइम बचाने के लिए हाफ दिखा रहा हूं। ये जो सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर है, दिस विल नॉट अलाउ स्पर्म टू एंटर, स्पर्म इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। तो आपने क्या पढ़ा? स्लो ब्लॉक इज कैल्शियमाइन मीडिएटेड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन। क्या वर्ड बोला हमने? स्लो ब्लॉक इज कैल्शियमाइन मीडिएटेड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन। और अब अगर आप ध्यान से समझिए, यहां पर क्या इन्वॉल्व है, ध्यान समझो, यहां पर क्या इन्वॉल्व है? वाइटलाइन मेम्ब्रेन, और क्या इन्वॉल्व है? कॉर्टिकल कंटेंट। दिस होल स्ट्रक्चर, वाइटलाइन मेम्ब्रेन along with cortical granule content, वाइटलाइन मेम्ब्रेन along with cortical granule content form फर्टिलाइजेशन एनवलप। यानी अगर मैं इसको एक नाम देना चाहूं तो इसको मैं नाम देता हूं फर्टिलाइजेशन एनवलप। Fertilization envelope formed by vitelline membrane with cortical granules. This fertilization envelope will not allow sperm entry. That is slow block and this is permanent in nature. अब sperm की एंट्री नहीं होगी। यही डायग्राम अब आप यहां पर अगर आप देखो, ये नजर आएगा। ये फर्टिलाइजेशन एनवलप मैंने लिखा हुआ है, ये आप कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स दे सकते हैं, ये उलेमा है, और यहां पर देखो ये फ्यूज होता हुआ नजर आ रहा है। येलो कलर से देखो, ये कंटेंट दिखाए गए हैं। ये फर्टिलाइजेशन एनवलप है जो वाइटलाइन मेम्ब्रेन बना रहा है, या फर्टिलाइजेशन एनवलप या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो वाइटलाइन मेम्ब्रेन बना रही है। बताइए, स्लो ब्लॉक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Right. So this is what a fast block and slow block. Because of the fast block and slow block, further fertilization will not occur. This is what a prevention of polyspermy. और अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब हमें पढ़ना है डेवलपमेंट इन द सी अर्चिन। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। आज यहीं रोकते हैं।